डिसीजंस होंगे या वो लॉन्ग टर्म डिसीजंस होंगे। अभी मैं इन पे भी बात करता हूँ। तो जब हम फाइनेंशियल ग्राउंड्स पे कोई भी बिज़नेस ने अपना डिसीजन लेना होता है ना, तो फाइनेंशियल ग्राउंड्स पे जब इवैल्यूएशन की जाती है तो हम कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस की बेस पे हर फैसले को करते हैं। अगर उस फैसले से अराइज होने वाला बेनिफिट उसके खर्चे से ज़्यादा है तो हम कहते हैं कि इट इज़ फाइनेंशियली फिजिबल, अकॉर्डिंगली हम उस डिसीजन की तरफ चले जाते हैं। या कोई ऑप्शन है, कोई प्रपोजल है आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, ये एक बेस होती है। फाइनेंशियल बेसिस पे किसी चीज़ को इवेल्युएट करने की बेस कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस होती है। ठीक है जी। और कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस की जब बात की जाए डिसीजन मेकिंग में, ये मैं फाइनेंशियल ग्राउंड्स पे बात कर रहा हूँ, वरना जिस भी फैसले को किया जाता है सिर्फ फाइनेंशियल ग्राउंड्स पे नहीं किया जाता। आपके ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं होता, आपके ऑर्गेनाइजेशन में और भी डिपार्टमेंट्स होते हैं। आपने अगर कोई चीज़ सिर्फ इस बेस पे कहें कि जी इसको लगाने के ना बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं कॉस्ट से, तो फिर बाकी टीम्स भी अपने इनपुट देंगे कि सर इसमें ये भी मसला आएगा, सर इसमें ये भी मसला आएगा। अभी मैं मिसालें कुछ देता हूँ आपको, इससे और क्लियर होगा। तो कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस की जब बात की जाती है फाइनेंशियल ग्राउंड्स पे, तो फिर हम कहते हैं कि अगर कॉस्ट एंड बेनिफिट्स लेने हैं तो कौन सी कॉस्ट एंड बेनिफिट्स लेंगे सर? रेलेवेंट कॉस्ट एंड रेलेवेंट बेनिफिट्स, सिर्फ इनको लेना है। सो रेलेवेंट कॉस्टिंग का सबसे पहली बात, इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है सर जी? इसकी एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ डिसीजन मेकिंग में है, और इसकी एप्लीकेशन कहीं पे भी नहीं है। एक ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी नॉर्मल कॉस्टिंग करती है वो बिल्कुल वैसे ही कर रही होती है। ये सिर्फ डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल होता है और इस रेलेवेंट कॉस्टिंग का कहीं और लेना देना नहीं है। नॉर्मल कॉस्टिंग इज़ डन एज पर द नॉर्मल प्रैक्टिस। कितने यूनिट्स बन रहे हैं, उसकी मटेरियल कॉस्टिंग, लेबर की कॉस्टिंग और ओवरहेड्स की एब्जॉर्प्शन बिल्कुल वैसे ही होती है। सो ये सिर्फ डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल होता है। शॉर्ट टर्म डिसीजंस कौन से हैं सर जी? ऐसे फैसले कि जिनका स्पैन ऑफ, जिसके साथ जो कॉस्ट और बेनिफिट्स जुड़े हुए हैं वो साल के अंदर अंदर हैं या वो वन ऑफ इन नेचर हैं, तो फिर उनको शॉर्ट टर्म डिसीजंस कहा जाता है। लॉन्ग टर्म डिसीजंस कौन से हैं कि जिनके साथ कॉस्ट और बेनिफिट्स जो जुड़े हुए हैं वो एक साल से ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल इनको प्रोजेक्ट्स का नाम दिया जाता है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। फॉर एग्जांपल एक पिज़्ज़ा आउटलेट खोलना है, क्या आप पिज़्ज़ा आउटलेट एक साल के लिए खोलेंगे? नहीं। यहाँ पे क्या होता है प्रोजेक्ट्स में कि शुरू में यू डू सम हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड इन द फ्यूचर यू प्लान कि आप कुछ इससे प्रोडक्ट्स बना के बेचोगे। हर साल जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसको मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट नहीं आनी, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, और फिर उसको आप बेचोगे, सेल रेवेन्यू। सो हर साल देयर विल बी सम रेवेन्यू, कैश इनफ्लोज एंड देयर विल बी द कॉस्ट। तो ये एक ऐसा डिसीजन होता है कि जिसमें over the number of years there will be some benefits and the cost associated। अच्छा, तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के आज मैंने कैपिटल इन्वेस्टमेंट की एंड इन द फ्यूचर देयर आर द नेट इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो कि मुझे इन्फ्लो होंगे और नंबर ऑफ ईयर्स के लिए। तो पिज़्ज़ा आउटलेट आपने खोला है तो 5 साल, 6 साल, 7 साल, सो एक प्रोजेक्ट है 5, 6, 7 साल का, तो कॉस्ट एंड बेनिफिट्स इसमें 1 साल से ज़्यादा एसोसिएटेड है। तो ऐसा डिसीजन जो होता है वो लॉन्ग टर्म डिसीजन में फॉल करता है। ठीक है जी। ये जो शॉर्ट टर्म डिसीजन है वो किस तरह के है, वन ऑफ की नेचर उसकी किस तरह की है? जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये अगर फैसला करना है कि आप को 5000 यूनिट्स ऑफ मटेरियल ख़रीदने हैं, 2 सप्लायर्स हैं, सप्लायर 1 और सप्लायर 2। ये मटेरियल किससे ख़रीदना ज़्यादा फाइनेंशियली बेहतर है, फाइनेंशियल ग्राउंड्स पे आपने फैसला करना है, तो ज़ाहिर आप उस बंदे के पास ही जाएंगे, उस सप्लायर के पास जाएंगे जो कि कम कॉस्ट पे आपको सप्लाई करता है। ये बेसिक कॉस्ट एंड बेनिफिट का मामला है। लेकिन डेफिनेटली ये फाइनेंशियल ग्राउंड्स पे फैसला है। नॉन फाइनेंशियल अगर फैक्टर आप ये भी देखोगे कि आप जिससे ख़रीद रहे हो वो कम कॉस्ट पे है, लेकिन क्वालिटी भी तो वैसी हो जैसी आपको चाहिए। अगर क्वालिटी पे भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ है, जब सप्लाई करता है तो बड़ी डिले के साथ करता है, लीड टाइम बहुत ज़्यादा ले जाता है। लीड टाइम याद है? द पॉइंट बिटवीन प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर एंड द टाइम व्हेन द ऑर्डर इज़ रिसीव्ड बाय यू फ्रॉम द सप्लायर। तो लीड टाइम बड़ा ज़्यादा है, बड़ा जलील करता है मटेरियल देते हुए, बड़ा टाइम लगा देता है, क्वालिटी ऑफ द मटेरियल में फ़र्क है। तो ये भी चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन जब हम बिज़नेस फाइनेंस डिसीजंस पढ़ रहे होते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे होते हैं, तो ज़्यादातर हमारे फैसलों की जो मेन वेटेज है वो फाइनेंशियल ग्राउंड्स पे होती है। लेकिन पार्ट बी में कहीं पूछेगा आपसे कि व्हाट अदर फैक्टर्स शुड बी कंसिडर्ड, उसमें नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स होते हैं। अच्छा, इसी तरह से अब मैंने ये वन ऑफ मटेरियल ख़रीदना है, मैंने ये 5000 यूनिट्स ख़रीदने हैं, सप्लायर 1 से लूँ या 2 से लूँ, ये वन ऑफ चीज़ है, ये कोई सालों पे मुहित थोड़ी है फैसला, ये तो वन टाइम है, तो ये शॉर्ट टर्म डिसीजन है। अच्छा, इसी तरह से आपको याद होगा फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन, याद है कुछ हल्का सा?
वो भी शॉर्ट टर्म था कि भाई एक जॉइंट प्रोसेसिंग का एक जॉइंट प्रोसेस है और उस जॉइंट प्रोसेस से 2 जॉइंट प्रोडक्ट्स रिलीज हो रहे हैं, JP1 एंड JP2, एंड आई हैव टू मेक द डिसीजन अबाउट दिस प्रोडक्ट कि क्या इस JP1 को स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ऐसे ही बेच दूँ। मैंने फॉर एग्जांपल 80,000 kgs प्रोड्यूस कर ली हैं और मैंने इसके बारे में फैसला करना है, ये एक ही तरह की प्रोडक्ट है, मैंने दोबारा नहीं बनानी। इन 80,000 को इस स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेच दूँ जब ये टूट के अलहदा हुए हैं, या इसको फर्दर प्रोसेस करके और मैं हायर प्राइस पे बेचूँ आफ्टर इनकरिंग द फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। दैट इज़ अ वन टाइम डिसीजन। आई हैव टू मेक द डिसीजन कि क्या इसको इधर ही बेच दिया जाए या फर्दर प्रोसेस करके बेच दिया जाए। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ शॉर्ट टर्म डिसीजंस। तो ये जितने भी शॉर्ट टर्म डिसीजंस थे, और भी डिसीजन होता है कि यार एक प्रोडक्ट मैं बनाने का सोच रहा हूँ, सिर्फ एक ऑर्डर आया है, इसको मैं इन हाउस ही मैन्युफैक्चर कर लूँ या बाहर से कहीं से मंगवा लूँ, मेक और बाय डिसीजन। ये जितने भी फैसले थे जो तुम पढ़ते थे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, जिसमें मेक और बाय है, फर्दर प्रोसेसिंग है, स्पेयर कैपेसिटी डिसीजन है, लिमिटिंग फैक्टर डिसीजंस हैं, ये तमाम मिसाल, शट डाउन डिसीजंस भी इसके अंदर ही आते। ये तमाम वो हैं जो कि तुम CMA में पढ़ के आ चुके हो, या जो बच्चा मॉड्यूल बेस्ड है तो वहाँ पे ये सब्जेक्ट होता था D12 कॉस्ट अकाउंटिंग, ये आप वहाँ पे पढ़ते थे। इट इज़ नॉट कवर्ड इन योर सिलेबस, एक्सक्लूड हो गया है, और वो भी पिछली अटैम्प्ट में, इससे पहले ही होता था। और दिस इज़ नाउ पार्ट ऑफ योर BFD, और जो बच्चे CAF 8 की स्ट्रीम से आए हैं उन्होंने ये भी पढ़ा हुआ है, ठीक है जी। सो इस एरिया को टेक्निकली कहा जाता है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, और यही तो हमारा पहला चैप्टर है। और इसकी बेस क्या है? जितने भी डिसीजंस होंगे सर जी कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस की बेस पे, और कॉस्ट एंड बेनिफिट्स लेने कौन से हैं? ओनली रेलेवेंट कॉस्ट, ओनली रेलेवेंट बेनिफिट्स। सो इट मेक्स दिस थिंग क्वाइट क्लियर कि रेलेवेंट कॉस्टिंग की एप्लीकेशन कहाँ पे है सर जी? सिर्फ डिसीजन मेकिंग, चाहे शॉर्ट टर्म चाहे यहाँ भी मैंने डिसीजन मेकिंग ही करनी है कि ये जो 7 साल का प्रोजेक्ट है, आज मैं इतनी हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और फ्यूचर में नेट प्रॉफिट्स मुझे मिलने हैं हर साल, तो इज़ इट फाइनेंशियली बेनिफिशियल फॉर मी कि मैं इतनी बड़ी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करूँ? इसके लिए वर्ड प्रैक्टिकली पता क्या यूज़ होता है? फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। सुना हुआ? ये तो सुना होगा सर, मैंने इसकी फिजिबिलिटी बनाई है तो पता चला यार ये प्रोजेक्ट बड़ा फ़ायदेमंद है, बड़ा फ्रूटफुल है, सर ये प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा है, इसमें शुरू में इन्वेस्टमेंट बड़ी थोड़ी करनी पड़ती है। इस तरह की बातें लोगों को करते आपने सुना होगा। तो फाइनेंशियल फिजिबिलिटी इज़ व्हाट इन विच यू, और सारा फोरकास्टिंग बेस्ड होता है कि शुरू में कितनी इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, और ओवर द ईयर्स कितने इनफ्लोज एक्सपेक्टेड है और कितने ऑपरेशनल एक्सपेंसेस एक्सपेक्टेड है। यानी हर साल के नेट कैश इनफ्लोज आपके ऑपरेशनल फोरकास्ट किए जाते हैं, और फिर कुछ टूल्स लगा के आप फाइनेंशियल एवेल्यूएशन करते हैं। और वो पॉपुलर टूल्स में जो नाम मशहूर शामिल हैं, NPV, IRR, आपने ये 2 पढ़े होंगे, इसके अलावा आपने नहीं पढ़े होंगे, वो BFD में है एडिशनल, ठीक है जी। तो ये भी इवेल्यूएशन ही है। यू आर बेसिकली चेकिंग, यू आर बेसिकली टेस्टिंग कि इज इट फाइनेंशियली वायबल टू गो फॉर दिस लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट ऑफ 6 और 7 years और नॉट। इट्स ऑल्सो डिसीजन, और फिर अकॉर्डिंगली आप कंक्लूड करते हैं येस इट्स फाइनेंशियली वायबल और नो इट्स नॉट फाइनेंशियली वायबल। और बेसिस क्या होती है? कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। कोई नॉन फाइनेंशियल चीज़ उस वक्त, NPV कहाँ बात करता है नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स की? नहीं करता, फाइनेंशियल फिगर्स के ऊपर आप बात करते हैं सारी की सारी। और कौन से कॉस्ट एंड बेनिफिट्स लेने हैं? अगर लेने हैं तो रेलेवेंट कॉस्ट। सो रेलेवेंट कॉस्ट इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ योर डिसीजन मेकिंग। तो क्या है सर जी रेलेवेंट कॉस्टिंग? इट हैज़ अ यूनिवर्सल डेफिनेशन, और ये डेफिनेशन क्या है कि दीज आर फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज दैट अराइज एज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ टेकिंग अ डिसीजन। यानी इस डेफिनेशन को अगर मैं तोड़ूँ तो ये 3 कंपोनेंट्स में बाइफिकेट होता है। एक इसका कंपोनेंट क्या है कि कौन सी रेलेवेंट कॉस्ट और बेनिफिट्स होती हैं। एक तो सबसे पहले दे शुड बी फ्यूचरिस्टिक इन नेचर, यानी कि अब जहाँ पे जिस स्टेज पे मैं खड़ा हूँ इससे फ्यूचर में वो कॉस्ट राइज हो रही हूँ। इन अदर वर्ड्स जितनी भी आपकी संक कॉस्ट होती हैं दोज आर इररेलेवेंट। उसकी रीज़न ये होती है कि जो भी कॉस्ट आज से पहले इनकर हो गई होती है उसका हमारे डिसीजन के ऊपर ऐसा कोई डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं आ रहा होता। फाइनेंशियल ग्राउंड्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी मिसाल बिल्कुल इसी तरह से ले लें आप, लाइक फॉर एग्जांपल जब आपने इंटरमीडिएट किया होगा तो उसके बाद आपने ये फैसला किया होगा लाइक फॉर एग्जांपल कि हम MBA की तरफ जाएँ या हम CA की तरफ जाएँ। अब आपने
इस वक्त जब आप इंटरमीडिएट कर चुके, रिजल्ट आ चुका आपका, तो उस वक्त जब आप फैसला कर रहे हैं कि आपने किस एजुकेशन स्ट्रीम में जाना है, तो आज से पहले आपने जितने भी एक्सपेंसेस लगाए हैं आपने इंटरमीडिएट में, मैट्रिकुलेशन में, उससे पहले, वो आपके इस डिसीजन में कि यार हम इस तरफ जाएं एमबीए की तरफ या सीए की तरफ रेलेवेंट नहीं होते। आप ये चीज़ देखते हैं कि आपका बजट कितना है, हाउ मच यू कैन अफोर्ड फॉर एमबीए और सीए, विच इज़ फाइनेंशियली मोर अफोर्डिंग फॉर यू। ऑल्दो नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं, नॉन फाइनेंशियल के बगैर कोई भी डिसीजन फाइनलाइज नहीं होता। मैं सिर्फ फाइनेंशियल ग्राउंड्स की बात कर रहा हूँ। जाहिर है आप ये भी तो देखोगे कि किसका स्कोप ज़्यादा है, किसका कैरियर पाथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, किसका कैरियर लैडर ज़्यादा जो है वो सॉलिड है, उसके बाद आप फैसला करेंगे, डिस्पाइट द फैक्ट वो ज़्यादा कॉस्टली क्यों ना हो। तो काफ़ी नॉन फाइनेंशियल, लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ फाइनेंशियल फैक्टर्स पे कर रहे हैं। तो आपने जितना खर्चा किया, क्या इस डिसीजन पे कि हम एमबीए की तरफ जाएंगे या सीए की तरफ, वो खर्चा जो पहले हो चुका है रिवर्ट बैक हो सकता है, या वो इस डिसीजन पे इन्फ्लुएंस करेगा? डायरेक्टली नहीं करता। तो इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे होते। अब बिजनेस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, अब फॉर एग्जांपल आपको एक डिसीजन करना होगा, एक प्रोजेक्ट की तरफ हम एवेल्यूएट करने लगे हैं कि वेदर इट इज़ फाइनेंशियली फिजिबल टू इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट और नॉट। तो आज से फॉर एग्जांपल 1 माह पहले आपने फाइनेंशियल फिजिबिलिटी की थी कि यार ये 3 प्रोजेक्ट्स थे, तो तीनों में से किसकी तरफ जाना चाहिए, हम टेक्निकली किस में स्ट्रॉन्ग है, टेक्निकल फिजिबिलिटी कह लें, तो टेक्निकली हम किस में स्ट्रॉन्ग है। तो आपने आज से कुछ अर्सा पहले अगर कोई टेक्निकल फिजिबिलिटी की थी, उस पर जो भी खर्चा आया था, अब जब हम खड़े होके इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करने लगे हैं, इवैल्यूएशन करने लगे हैं कि क्या इस प्रोजेक्ट की तरफ जाना है या नहीं जाना, तो वो जो आपने फिजिबिलिटी बनाई थी और आपने जो कॉस्ट बियर की थी, दैट इज टोटली संक कॉस्ट। इसी तरह से फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि आपको सवाल में ये भी बताया जाएगा कि आप एक गिवन प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करने लगे हैं, तो इससे पहले 1-2 माह पहले आपने कुछ प्रोटोटाइप्स डेवलप किए थे उस प्रोडक्ट के जो आप अभी बनाने लगे हो, जिसकी फाइनेंशियल अप्रेजल आप करने लगे हैं, उसका आपने कोई प्रोटोटाइप डेवलप किया था। प्रोटोटाइप इज जस्ट लाइक अ सैम्पल, जो कि आप बना के मार्केट में बेचते हो इनिशियल बड़े छोटे स्केल के ऊपर, ये टेस्ट करने के लिए कि कस्टमर्स का रिस्पॉन्स कैसा आता है। तो वो भी अगेन इट इज़ व्हाट, इट इज संक कॉस्ट। इट विल नॉट इफेक्ट द डिसीजन दैट आई एम गोइंग टू टेक कि वेदर आई शुड स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट और नॉट। सो ऑल द संक कॉस्ट रेलेवेंट कॉस्टिंग के रूल्स में वो इररेलेवेंट होती हैं। द कॉस्ट शुड हैव टू बी फ्यूचरिस्टिक, यानी इस डिसीजन जो मैं करने लगा हूँ, इसकी वजह से जो कॉस्ट और जो बेनिफिट्स फ्यूचर में आने हैं, मैं उसको कंसिडर करूँगा। आई विल नॉट लुक बैक। सो दिस इज़ द फर्स्ट रूल कि कौन से मुझे अगर कॉस्ट एंड बेनिफिट्स लेने हैं जो कि फ्यूचर में राइज होंगे, नंबर 1। सेकंड, दोज शुड बी कैश फ्लोज। दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट बेस्ड ऑन द एक्रूअल बेसिस, इट इज स्टैंडिंग ऑन द प्रीमाइज ऑफ कैश फ्लोज। हम कैश फ्लोज कंसिडर करेंगे, यानी नोशनल आइटम्स को हम कंसिडर नहीं करेंगे, जैसे डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन है क्या वैसे इटसेल्फ? मज़े की बात है, ये कुछ नहीं है सवाए इसके कि सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। हम सिर्फ एक्रूअल बेसिस के चक्कर में इसको कर रहे होते हैं कि यार चूंकि द पैटर्न इन विच द बेनिफिट्स आर गोइंग टू फ्लो फ्रॉम द एसेट टू अस ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स, तो फिर उसी पैटर्न में हम इसकी कॉस्ट को एक्सपेंस आउट भी करें, मैच कर रहे होते हैं ना हम इसके कॉन्सेप्ट। तो वो डेप्रिसिएशन का ये कॉन्सेप्ट है। तो ये कहता है कि यार हम इस चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं, आप कैश फ्लोज पे बात करें। भाई जब आप खरीदोगे तो जो आपका आउटफ्लो होगा आप उसको इनकॉर्पोरेट करें। सो व्हेन यू विल बी परचेजिंग एन एसेट, इंस्टेड के आप ईयर ऑन ईयर बेसिस के पेस की डेप्रिसिएशन लें, आपकी जो कॉस्ट बनती है जब आपने ये बेयर की आप उसको आउटफ्लो ट्रीट करें, और बाय द एंड ऑफ प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल अगर आप इसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं तो डिस्पोजल प्रोसीड्स इनफ्लो ट्रीट करें। टॉक अबाउट द कैश फ्लोज, डू नॉट डिस्कस अबाउट सच आइटम दैट इज हैविंग नो फाइनेंशियल वैल्यू फ्रॉम द टेक्निकल ग्राउंड्स। तो डेप्रिसिएशन कुछ भी नहीं है। लाइकवाइज ये जो प्रोविजन खड़ी करते हैं उसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है जी। तो ये उसकी बात नहीं करता, ये कैश फ्लोज की बात करता है। सो द सेकंड कह लें इंडिकेटर फॉर अ रेलेवेंट कॉस्ट या बेनिफिट इज दैट इट शुड बी कैश फ्लो। सो अगर एक रेवेन्यू आप बुक कर रहे हैं एक्रूअल बेसिस पे कि जी ये रेवेन्यू अभी पैसा नहीं आया, तो ये रेलेवेंट बेनिफिट अभी नहीं हुआ, ठीक है जी। रेलेवेंट बेनिफिट ये तब होगा जब असल में इसकी वसूली होती है। लाइकवाइज कोई खर्चा अभी आपने सिर्फ एक्सपेक्टेशन की बेस पे बुक किया हुआ है, वो खर्चा कभी भी कंसिडर नहीं होता अनलेस आप उसकी पेमेंट ना कर दें, ठीक है। नेक्स्ट, इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल का क्या मतलब है? वो जो आइटम जिसकी आप बात कर रहे हैं, द कॉस्ट या बेनिफिट, वो ऐसा हो जो कि इस वजह से अराइज हो रहा है क्योंकि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट या इस प्रोजेक्ट की तरफ जा रहा हूँ। अगर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट या इस प्रोजेक्ट की तरफ ना जाता तो ये खर्चा अराइज ही ना होता।
इसीलिए इसको कहते हैं इंक्रीमेंटल इन नेचर, यानी कि इट इज़ सच अ कॉस्ट और इट इज़ सच अ बेनिफिट दैट इज़ एसोसिएटेड विद दिस प्रोजेक्ट। अगर ये ना होता हम उसको ना बियर करते या इस इनकम को ना हासिल करते। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम आगे चल के रिवाइज भी करेंगे, आपको याद होगा कि मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्टिंग हम अलग पढ़ते थे, लेबर की अलग पढ़ते थे, इसी तरह दीगर जो भी रिसोर्सेज अपने कॉन्ट्रैक्ट में हम इस्तेमाल करते थे उसकी रेलेवेंट कॉस्टिंग अलग करते थे। मैं अभी रिवाइज करवाऊंगा आपके साथ। तो एक मैं मिसाल लेता हूँ कि एक कॉन्ट्रैक्ट आ गया मेरे पास या एक प्रोजेक्ट आ गया, उसके लिए मुझे एक टूल की ज़रूरत है। अब टूल की जो कॉस्ट है इट इज़ ऑल इन ऑल इंक्रीमेंटल। आप खुद सोचें अगर और इस टूल का मेरा और कोई लेना देना नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई और दीगर इस्तेमाल नहीं है, तो अगर मैं इस टूल को परचेज़ करता हूँ तो वो उसकी कॉस्ट इस कॉन्ट्रैक्ट या इस प्रोजेक्ट के लिए टोटली इंक्रीमेंटल है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस प्रोजेक्ट को ना पकड़ता तो आई विल नॉट बियर दिस कॉस्ट, इट इज़ अवॉइडेबल। लाइकवाइज एक मटेरियल, एक मेरे पास प्रोजेक्ट आता है या मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट आता है, उसके लिए मुझे एक मटेरियल की ज़रूरत है, मटेरियल ABC की, और मैं उसको उसके लिए ख़रीदता हूँ। सो जाहिर है वो मटेरियल की कॉस्ट क्या है? इंक्रीमेंटल है। आई एम ओनली बेयरिंग दिस कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बिकॉज आई हैव टू डू दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। अगर मैं इस प्रोजेक्ट को ना पकड़ता तो ये मटेरियल की ख़रीद की कॉस्ट मुझे नहीं पड़नी थी। तो ये जो मटेरियल, इवन डायरेक्ट लेबर, ये सारे खर्चे कौन से होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट? वो देखो आगे जनरल प्रिंसिपल्स पे मैं आने लगा हूँ। ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं? सारे के सारे रेलेवेंट। रीज़न क्या होती है? दे आर ऑल फ्यूचरिस्टिक, दे आर ऑल कैश फ्लोज, और फिर फाइनली दे आर इंक्रीमेंटल टू दिस प्रोजेक्ट। सो इंक्रीमेंटल का क्या मतलब है? दैट अराइज एज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ टेकिंग दिस डिसीजन। डिसीजन क्या? ये प्रोजेक्ट या ये कॉन्ट्रैक्ट जो कि मुझे रिसीव हुआ है। ठीक है। सो दीज 3 एट्रीब्यूट्स आर मस्ट फॉर एनी कॉस्ट और एनी बेनिफिट टू बी relevant for a given project। तो ये relevant का मतलब पता क्या होता है? relevant for this contract और project जिसकी हम relevant costing करने लगे हैं या जिसकी हम investment appraisal करने लगे हैं। तो जब investment appraisal से मुराद क्या है? financially evaluating whether it is financially feasible to invest in this project or not। तो इस project में जो cost और benefits लेंगे वही लेंगे जो relevant for this project होगा, irrelevant को consider नहीं किया जाएगा। तो अब मैं जरा आता हूँ जनरल प्रिंसिपल्स के ऊपर। अभी सिर्फ बेसिस हैं वो मैं संक कॉस्ट वो जो कि गुजर गई। आज जहाँ मैं खड़ा हूँ इससे पहले जितनी भी कॉस्ट इनकर हो चुकी हैं वो कंसिडर नहीं की जाएंगी। हिस्टोरिकल कॉस्ट्स हाँ बिल्कुल ज़रूरी है। मैंने कब बताया आपको कि चाहे इस प्रोजेक्ट के लिए क्यों नहीं हुई, अगर इससे पहले की डेट पे अगर ये इनकर हो चुकी है तो जहाँ मैं खड़ा हूँ मैं उस कॉस्ट को रिवर्ट बैक नहीं कर सकता, चाहे इसी प्रोजेक्ट के लिए क्यों नहीं की। अच्छा, और एक और बड़े मज़े की चीज़, अगर आप, क्योंकि फिजिबिलिटी इस बेसिकली इतना छोटा काम नहीं होता। जो फिजिबिलिटी होती है ना, ये पहले आप टेक्निकल फिजिबिलिटी करते हैं। ये जो फाइनेंशियल फिजिबिलिटी हम पढ़ने लगे हैं ना, ये असल में इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है। तो फिजिबिलिटी में सबसे पहले टेक्निकली फिजिबिलिटी देखी जाती है कि यार क्या हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, क्या हमारे पास इक्विपमेंट है, क्या हमारे पास इतनी लैंड या इतने दीगर रिसोर्सेज मौजूद हैं। तो वो वाली फिजिबिलिटी भी चल रही होती है और उसमें हम लोग एक चीज़ को नहीं पकड़ते। उसमें हम लोग कहते हैं कि इसकी तरफ भी जा सकते हैं, इसकी तरफ भी जा सकते हैं, इसकी तरफ भी जा सकते हैं। अभी हम स्टेप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पढ़ेंगे। तो शुरू में 3 एक प्रोजेक्ट्स हमारे सामने होते हैं, तो हमने तीनों की इवैल्यूएशन के लिए टेक्निकल फिजिबिलिटी बनानी होती है। ठीक है, अभी हम किसी एक की सिलेक्शन की तरफ नहीं गए। तो एक वो फिजिबिलिटी है, तो वो फिजिबिलिटी अगर मैंने की है, उसकी कोई कॉस्ट मैंने बियर की है, तो वो इस सिचुएशन में हमारे लिए रेलेवेंट है, संक कॉस्ट है। लेकिन अगर कोई फिजिबिलिटी जो कि मैंने अभी आगे बनानी है, एंड इट इज़ वेरी मच रेलेवेंट, क्यों? क्योंकि वो पास नहीं है, वो फ्यूचरिस्टिक इन नेचर है। तो कोई खर्चा वो संक है या नहीं है, ये इस चीज़ पे डिपेंड, ये रेलेवेंट है या नहीं है, वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि यार वो आपकी आज की डेट से पहले इनकर हुआ है या आज की डेट के बाद का है। सो वही खर्चा अगर वो फॉर एग्जांपल पहले इनकर हो गया है, तो अब चूंकि आपने डिसीजन लेना है, तो पिछली चीज़ों को आप क्यों अकाउंट फॉर करेंगे? आप आगे वाली चीज़ों को देखेंगे कि यार अब इस प्रोजेक्ट की वजह से मेरे कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, कौन से मेरी कॉस्ट। ठीक है, तो जो संक कॉस्ट हैं उनको इग्नोर किया जाता है। संक कॉस्ट को इस तरह भी देख लें जैसे हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है। अभी हम बात करेंगे आगे प्रिसाइजली। हाँ, डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ने पहले एक प्रोटोटाइप बनाया था, उसके बाद अब कस्टमर ने कहा है कि हमें ये चेंजेस चाहिए आपके इस प्रोडक्ट के अंदर, तो आप ये चेंजेस करके एक प्रोटोटाइप डेवलप करें और फिर मार्केट में दोबारा टेस्ट करें। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन।
ठीक है, लेकिन ये बहुत कम केसेस होते हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ वही खर्चा रेलेवेंट हो जाएगा अगर ये फ्यूचर में इनकर होना है, और वही खर्चा इररेलेवेंट हो जाएगा अगर ये पास्ट में इनकर हुआ हुआ है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इसी के लिए था। ये चीज़ जहन में रखें, क्योंकि अब आप वो जो खर्चा कर चुके अब ना उसको रिवर्ट बैक कर सकते हैं, चाहे ये डिसीजन लें या ना लें, वो तो खर्चा हो चुका, उसको आप कैसे रिवर्ट बैक करेंगे? वो हमारे इस डिसीजन पे इन्फ्लुएंस भी नहीं करेगा, ठीक है। एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू अराइज इन द फ्यूचर, हो चुका, सो इसको इग्नोर किया जाता है अंडर द प्रिंसिपल्स ऑफ रेलेवेंट कॉस्टिंग। तो अब आते हैं जनरल प्रिंसिपल्स पे। ये आपको बात और क्लियर होगी जब मैं इंडिविजुअली हर रिसोर्स की रेलेवेंट कॉस्टिंग की बात करूंगा, वहाँ पे जगह जगह संक कॉस्ट का भी जिक्र आएगा सारी। तो जनरल प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं? ऑल वेरिएबल कॉस्ट्स आर रेलेवेंट एक्सेप्ट संक कॉस्ट, ठीक है जी। उसकी रीज़न क्या है कि आपके वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं सर जी? अभी बात हुई है लेक्चर के शुरू में, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, यानी कि तमाम डायरेक्ट खर्चे और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स जैसे फ्यूल है, आपकी यूटिलिटीज़ हैं। सो जनरली स्पीकिंग ऑल वेरिएबल कॉस्ट आर रेलेवेंट कॉस्ट। भाई सीधी सी बात है, अगर मुझे एक प्रोजेक्ट रिसीव होता है या कस्टमर से एक ऑर्डर आता है एक शॉर्ट टर्म सा कि जिसमें मुझे कुछ यूनिट्स बनाने हैं, या एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है जिसमें हर साल मुझे यूनिट्स तैयार करने हैं, तो एक यूनिट अगर मैं बनाऊंगा तो उसके लिए मटेरियल भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, वेरिएबल ओवरहेड्स भी चाहिए, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। 2 बनाऊंगा तो 2 के लिए चाहिए, 3 बनाऊंगा। सो ये वाले खर्चे सारे के सारे क्या होते हैं? रेलेवेंट टू द प्रोजेक्ट। अगर मैं ये प्रोजेक्ट ना उठाता तो हर यूनिट बनाने पे जो मेरा मटेरियल, लेबर और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स लगने थे वो नहीं लगते, ठीक है। सो दोज आर ऑल इंक्रीमेंटल इन नेचर। क्यों? तीनों कंडीशंस को पूरा करते हैं। ये फ्यूचरिस्टिक हैं, फ्यूचर में यूनिट्स बनेंगे, इन पे ये खर्चे आएंगे, वो कैश फ्लोज होंगे, लूँगा ही कैश फ्लोज को, और फिर फाइनली दोज आर इंक्रीमेंटल, दोज आर arising as a direct consequence of undertaking this particular project। अच्छा, इसके अलावा all allocated a portion and absorbed fixed overheads, ये क्या है? irrelevant। एब्जॉर्प्शन वाला कॉन्सेप्ट कल हमने डिस्कस किया है, रिवाइज किया है, यानी कि मेरे जो पूरी प्रोडक्शन प्रेमिसेस है, कल मैंने एक मिसाल मेरा ख्याल ली थी कि मेरी पूरी प्रोडक्शन प्रेमिसेस की फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, लेट्स सपोज ₹5 लाख है, और मेरी फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन कैपेसिटी 10,000 यूनिट्स है। पहले मैं जो यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा था फॉर एग्जांपल वो 4,000 यूनिट्स थे। अच्छा, अब मुझे एक कस्टमर का एक कॉन्ट्रैक्ट रिसीव होता है और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत मुझे 1,000 यूनिट्स बनाने हैं। तो पहले क्या था, ये 5 लाख की फिक्स्ड कॉस्ट किन यूनिट्स पे एलोकेट होती थी? 4,000 में। अब क्या होगा, 1,000 यूनिट्स मजीद हैं, अब वो 5,000 पे एलोकेट हो जाएगी। लेकिन मुझे बताएं, ये नया ऑर्डर पकड़ने से ये कॉस्ट में कोई चेंज आ रहा है? इंक्रीमेंटल कोई कॉस्ट? आप क्या इस कॉस्ट को कह सकते हो कि इट इज़ इंक्रीमेंटल टू दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, कि सर अगर मैं ये प्रोजेक्ट ना उठाता तो ये 5 लाख राइज नहीं होने थे? सर जी, चाहे आप ये प्रोजेक्ट उठाते चाहे ना उठाते, ये 5 लाख ने इनकर होना ही होना था। सो ऑल्दो ये खर्चा फ्यूचरिस्टिक है और कैश फ्लोज होंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी? फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट में सर फैक्ट्री का रेंट हो सकता है, ठीक। इसके अलावा मे बी फैक्ट्री की इंश्योरेंस हो, मे बी वाली बात कर रहा हूँ, और सैलरीज आपके जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की जो भी फिक्स सैलरियाँ हैं, ये तमाम इनकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। सो ये तो सारा राइज होंगी ही होंगी। अगर आपने ये प्रोजेक्ट या कॉन्ट्रैक्ट जो कि 1,000 यूनिट्स का था ना भी उठाते, इसने अपनी जगह पे राइज होते चले जाना था। तो ये तो बस एब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट है। सर जी, पहले 4,000 यूनिट्स पे एब्जॉर्ब हो रहे थे, अब 5,000 यूनिट्स पे होंगे, लेकिन इट इज़ नॉट गोइंग टू जनरेट एनी इंक्रीमेंटल कॉस्ट, सो इट इज़ इररेलेवेंट, ठीक हो गया। थर्ड, स्पेसिफिकली एट्रीब्यूटेबल फिक्स्ड कॉस्ट है तो सर जी फिक्स्ड कॉस्ट इन नेचर, लेकिन अराइज ही इस वजह से हुई है कि मैं इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने इस प्रोजेक्ट को ऑप्ट किया है। इसी एग्जांपल को अगर मैं चेंज कर दूं कि सर मैं करंटली इस वक्त 100% कैपेसिटी यूज़ कर रहा हूं, अब एक कस्टमर का कॉन्ट्रैक्ट आता है, तो फिर इस सूरत में मुझे क्या करना पड़ेगा? एक नई प्रोडक्शन प्रेमिसेस की तरफ जाना पड़ेगा, एंड एज्यूमिंग इट्स कॉस्ट इज़ फॉर एग्जांपल 4 लाख, ठीक है जी, क्योंकि उसने कहा है 1 या 2 या 3,000 के मुझे यूनिट्स आपसे चाहिए। तो उस सूरत में ये जो एडिशनल प्रोडक्शन प्रेमिसेस में मैं उसकी तरफ जाऊंगा, उसकी कॉस्ट इस प्रोजेक्ट के लिए क्या होगी? इट विल बी रेलेवेंट, है फिक्स्ड ही, क्योंकि अब अगेन
टेकिंग द एग्जाम्पल सिंपल, अगेन फ्रॉम 10,001 यूनिट्स अप टिल, जैसे कल स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट में हमने कहा था 20,000 तक आपकी ये कॉस्ट फिक्स्ड रहनी है। 5 लाख ये और 4 लाख अगले की, 9 लाख ही रहेगी जब तक आप 20,000 यूनिट्स बनाते रहेंगे। लेकिन ये जो अब आपने इस प्रोजेक्ट की वजह से अपने प्रोडक्शन प्रेमिसेस को एक्सटेंड किया है, तो उसकी वजह से जो एक एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट आई है 4 लाख की, दैट विल बी व्हाट, स्पेसिफिकली एट्रीब्यूटेबल। तो सवालों में आपको बताया जाएगा कि इस प्रोजेक्ट की वजह से ये तो वो कॉस्ट है जो कि पहले भी आ रही थी, अब भी आ रही है, ये एब्जॉर्प्शन है, लेकिन कुछ फिक्स्ड कॉस्ट आपकी बढ़ रही है, तो आपने सिर्फ इंक्रीमेंटल जो एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट है उसको लेना है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। और होता भी इसी तरह से है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जाहिर है जब अपनी एक प्रोडक्शन प्रेमिसेस या प्रोडक्शन फैसिलिटी को डेवलप करती हैं, तो ऐसा थोड़ी होता है कि जितना कस्टमर ऑर्डर लेके आ गया उतना प्रोडक्शन अपना प्रेमिसेस रख लिया, फिर जैसे कस्टमर आते गए तो मज़ीद बढ़ाते गए। पहले एक अच्छे मार्जिन के साथ आप अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी को डेवलप करते हैं, फिर जब एक लिमिट तक, जैसे हमारा 10,000 यूनिट्स हैं, तो कस्टमर्स को केटर करते चले जाते हैं, फिर वक्त गुजरने के साथ साथ आपकी जो प्रोडक्ट है उसका वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग होती है, लोगों को पता चलता है, फिर कस्टमर बेस बढ़नी शुरू होती है, देन अगेन योर प्रोडक्शन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रीचेस टू 100% एंड देन यू एक्सटेंड टू द एडिशनल प्रोडक्शन प्रेमिसेस, और होता भी इसी तरह से। तो ये जनरल प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे मैंने बात की है कि वेरिएबल कॉस्ट सारी रेलेवेंट हैं एक्सेप्ट फॉर एग्जांपल संक कॉस्ट, ठीक है ना। संक कॉस्ट मटेरियल फॉर एग्जांपल, मैं आपको हल्का सा, मैं अब आगे मूव करूँगा सारा डिटेल में। जैसे मटेरियल है, मटेरियल आपने एक प्रोजेक्ट आया या कॉन्ट्रैक्ट आया और उसके लिए एक मटेरियल की ज़रूरत है, आपके पास ये मटेरियल पहले से ही पड़ा हुआ था। अब ये मटेरियल को जब आप यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है या संक कॉस्ट है वो तो इसके लिए कतई रेलेवेंट नहीं, वो तो मैंने पे कर दी, दैट वाज हिस्टोरिकल कॉस्ट, इट विल नॉट बी रेलेवेंट फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इसके लिए कोई और कॉस्ट ली जाएगी, कोई और कॉस्ट, क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अभी हमने उसको डिस्कस करना है। तो संक कॉस्ट कभी भी रेलेवेंट नहीं होती। अच्छा, लेबर भी है, लेबर में संक कॉस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं होता, मटेरियल में तो होता है, क्योंकि मटेरियल को इन्वेंट्री किया जाता है, तो इसलिए पहले से ख़रीद के रखा जाता है, इसकी पेमेंट पहले से, ऐसा मुमकिन है कि इसकी इन्वेंट्री हो। लेबर की इन्वेंट्री नहीं होती, लेबर को तभी पे किया जाता है जब उससे काम लेते हैं। वो अगर वहाँ पे भी फॉर एग्जांपल किसी और प्रोजेक्ट पे इंगेज था, तो जब तक उसने वहाँ काम नहीं करना तब तक पेमेंट नहीं होगी। लाइकवाइज मेरे कॉन्ट्रैक्ट या मेरे प्रोजेक्ट पे आके काम करेगा, तो जब तक काम नहीं करता तब तक पेमेंट नहीं होती। तो उमूमन यहाँ पे संक कॉस्ट का कॉन्सेप्ट लेबर में नहीं होता, मटीरियल में एग्जिस्ट कर सकता है ड्यू टू द रीज़न ऑफ इन्वेंटोरिंग, कि मैं इन्वेंटोरिंग कर सकता हूँ अपने मटेरियल की। तो अभी मैंने सिर्फ जनरल प्रिंसिपल्स डिस्कस किए हैं आपके साथ, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है रेलेवेंट कॉस्टिंग का वो अभी मैंने आपसे शेयर किया। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम डिस्कस कर लेते हैं टर्मिनोलॉजीज़। कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि यहाँ पे रेलेवेंट कॉस्टिंग में हम इसका जिक्र करते हैं और इसकी एप्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले रिसोर्सेज, एनी वन ऑफ यू जो कि बता सकता है कि रिसोर्स क्या है? जिनसे आपको इनफ्लो, कैश इनफ्लो है। बिल्कुल ऐसा ही है, कह सकते हैं, बिल्कुल सही है। रिसोर्स इज एनीथिंग दैट हैज़ एन एबिलिटी टू प्रोवाइड यू फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। हम IAS 1 में भी पढ़ते हैं, इसके अलावा आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हो, लेकिन वहाँ पे वो बतौर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करता है इकोनॉमिक्स में। तो एसेट की जो डेफिनेशन है आपके IAS 1 में वो यही नहीं है, इसी किस्म की नहीं है। एसेट इज़ बेसिकली योर रिसोर्स जिस पे आपका कंट्रोल होता है एंड फ्रॉम विच द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर प्रोबेबल। तो रिसोर्स हर उस चीज़ को कहते हैं जिसमें पोटेंशियल हो कि ये आपको नियर फ्यूचर में या इन द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सके, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बात करते हैं तो जाहिर है मटेरियल को रिसोर्स माना जाता है ना। रिसोर्स कैसे? क्योंकि यही मटेरियल कन्वर्ट होगा इनटू द फिनिश्ड गुड्स एंड द फिनिश्ड गुड्स विल बी सोल्ड और उससे आपको रेवेन्यू जनरेट होगा। इसी तरह से लेबर आवर्स, यस दैट इज अ रिसोर्स, क्योंकि लेबर आवर्स आर बेसिकली व्हाट, दे आर द पार्ट ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट याद है क्या होती है? अभी लेक्चर के शुरू में मैंने एक चीज़ रिवाइज करवाई थी, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज प्राइम कॉस्ट। ऑल डायरेक्ट कॉस्ट, और डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस, ये कलेक्टिवली इनको प्राइम कॉस्ट कहा जाता है। ये मैंने वैसे नोट्स में लिखा हुआ है। इसी तरह से एक वर्ड है कन्वर्जन कॉस्ट का। कन्वर्जन कॉस्ट क्या है? तमाम वो खर्चा जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का काम दे। और वो कौन से बंदे हैं आपके सर जी?
लेबर, डायरेक्ट लेबर एंड ऑल प्रोडक्शन ओवरहेड्स। क्योंकि देखो यही तो सारे खर्चे हैं, यही खर्चा नहीं है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर प्लस ऑल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, दिस इज व्हाट टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, यही है ना। तो ये जो खर्चा है ना इसको क्या कहा जाता है, कन्वर्जन कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर, क्योंकि लेबर लगेगी तो रॉ मटेरियल कन्वर्ट होंगे, किस पे जाएंगे, फिनिश गुड्स में। और उसके अलावा फैक्ट्री चलेगी, यूटिलिटीज इस्तेमाल होंगे, मशीनें रन करेंगी, फ्यूल लगेगा तो फिर ही जाके कन्वर्ट होगा ना। तो तमाम वो खर्चे जो रॉ मटेरियल्स को किस में कन्वर्ट होने में, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में मदद दें, उनको कन्वर्जन कॉस्ट कहा जाता है। ये भी एक पुरानी बात है, रिवीजन होगी। तो मैं लेबर ऑर्स पे डिस्कशन कर रहा था। तो लेबर और इज़ अ रिसोर्स, क्यों, क्योंकि ये रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में मदद देता है और इसी से हमें फ्यूचर में रेवेन्यू हासिल होना है। इसी तरह से मशीन ऑर्स। अच्छा, इसके अलावा कैपिटल भी, ये चीज़ एज अ रिसोर्स कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिस्कस नहीं होती, इसको हम वहाँ पे रिसोर्स नहीं मानते, है सही, लेकिन कैश या कैपिटल इटसेल्फ जो है ना, उसमें ये पोटेंशियल नहीं होता कि वो एक साल के अंदर अंदर आपको रिटर्न करके दे दे, रिटर्न प्रोवाइड कर दे। इट नीड्स सम टाइम टू convert into an asset that has an ability to provide you the returns. For example, एक बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन जब भी कहीं इन्वेस्ट करेगा तो दैट इन्वेस्टमेंट टेक्स टाइम कि वो एक requisite yield जो है वो उसको प्रोवाइड करे, वो ओवर द ईयर्स होता है। सो कैपिटल प्रोवाइड्स यू द रिटर्न बट इट टेक्स सम टाइम। लेकिन हम चूंकि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में उन रिसोर्सेज की बात कर रहे होते हैं और उन कॉस्टिंग की बात कर रहे होते हैं जो कि शॉर्ट टर्म होती हैं, तो शॉर्ट टर्म में कैश या कैपिटल को इतना उस तरह से रिटर्न कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि कैपिटल टेक्स टाइम फॉर जनरेटिंग द रिक्विजिट रिटर्न्स। लेकिन है सही कैपिटल, ठीक है ना। लेकिन वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, क्योंकि जो बिजनेस फाइनेंस डिसीजंस में हमने इसी कैपिटल की तो इन्वेस्ट की अप्रेजल करनी है। इसको कैपिटल बजटिंग भी कहते हैं, इसको इन्वेस्टमेंट अप्रेजल भी कहते हैं कि सर ये पैसा इतना बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट, क्या इसको मैं आज इन्वेस्ट करूँ क्योंकि फ्यूचर में 7 साल ये मुझे नेट इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा। सो मैं कोई टूल लगाऊंगा, एनपीवी या आईआरआर। तो कैपिटल इज ऑल्सो अ रिसोर्स इन द लॉन्गर रन। इन द शॉर्टर रन ये कितना कोई आपको रिटर्न प्रोवाइड कर देगा, इतना ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर सकता। आप फॉर एग्जाम्पल मिसाल ले लें, कहीं पर आप अपने सेविंग अकाउंट में रखवा लें तो 3 महीने का कितना रिटर्न आपको देना। तो वो इसीलिए जब हम शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग पढ़ते हैं तो इंटरेस्ट कॉस्ट वाले मामला वैसे ही नहीं होते। साल तक की बात करें चलो फिर भी रिटर्न समझ में आता है। सो नॉट लेस देन अ ईयर। बहरहाल ये तमाम मिसालें हैं रिसोर्सेज की, और भी रिसोर्स हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपने कोई इक्विपमेंट यूज़ कर लिया गिवन प्रोजेक्ट के लिए, इट इज़ अ रिसोर्स, क्योंकि उससे प्रोजेक्ट का काम। इसी तरह से कोई एग्जिस्टिंग आपके पास सर जी फिक्स्ड एसेट पड़ा हुआ था, वो आपने इंगेज कर लिया इस प्रोजेक्ट के लिए, दैट इज़ अ रिसोर्स। आपने कोई कैपिटल एसेट अलहदा से ले ली है, नया कैपिटल एसेट या नॉन करंट एसेट इसके लिए ले लिया, ये तमाम मिसालें किसकी हैं, रिसोर्सेज की। हम जब कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो बस ये 3 रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में यही आपको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके तो फ़ायदा देते हैं। एक छोटे से कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई भी बड़ा कैपिटल एसेट नहीं लिया जाता, बात समझ रहे। एक बहुत बड़ी मशीनरी जो कि 10 लाख की है या फॉर एग्जांपल 50 लाख की है, वो हमेशा तभी ली जाती है इफ़ यू हैव अ प्लान फॉर एग्जांपल टू take on some project for a period of say 7, 8, 9 or 10 years। बात समझ रहे। तो इसलिए यहाँ पे these all resources are relevant for you। अच्छा जी, opportunity cost क्या होती है सर? बिल्कुल सही। Second best benefit foregone for using this particular resource for this particular purpose। आपने इस रिसोर्स को अगर यहाँ इंगेज किया है तो इसकी वजह से इस रिसोर्स का सेकंड बेस्ट बेनिफिट आपने क्या फोरगो किया है, ठीक है। कोई भी रिसोर्स प्रैक्टिकली स्पीकिंग हर रिसोर्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, हर रिसोर्स की। आप यहाँ बैठे हैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, योर टाइम has an opportunity cost. If you were not sitting here, you would have been doing something else और उससे कोई ना कोई benefit आता। औलादा बात है, पता नहीं हम उसको quantify कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, लेकिन that's a fact। हर resource की alternative कोई ना कोई benefit होता है second best। ये चेयर अगर यहाँ ना पड़ी होती, this could have been placed somewhere else and the benefit would have been accruing out of it। लेकिन again वही बात, इन चीज़ों को थोड़ा quantify करना थोड़ा मुश्किल है। प्रैक्टिकली हर रिसोर्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, लेकिन एकेडमिकली हम सर जी सिर्फ उस रिसोर्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेते हैं जिसके बारे में हमें सवाल में बताया जाए कि इसका कोई अल्टरनेटिव यूज़ है। जिसका नहीं कोई अल्टरनेटिव यूज़ होता तो हम उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेते भी नहीं, ठीक है जी। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर एग्जांपल, अब थोड़ा सा आप अपने सब्जेक्ट की तरफ आएँ, मटेरियल।
एक प्रोजेक्ट आया है, उसमें मटेरियल को इस्तेमाल करना है मैंने, तो मटेरियल पहले से ही मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है, संक कॉस्ट तो रेलेवेंट नहीं है। तो इस मटेरियल को अगर मैं इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करूंगा तो मुझे पता है मैं क्या सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, इसका डिस्पोज कर सकता हूँ, कुछ नहीं तो पहली बात क्या हो सकती है, चलिए थोड़ा सा बाकी इसके केसेस भी डिस्कस कर लेते हैं। मे बी ये मटेरियल किसी और कॉन्ट्रैक्ट में लग सकता और उस कॉन्ट्रैक्ट से कुछ प्रोडक्ट्स बनते और कुछ कंट्रीब्यूशन आ रहा होता। सो क्या हो सकता है, मैं कंट्रीब्यूशन फोरगो कर रहा हूँ इस मटेरियल को यहाँ इस्तेमाल करने में। दूसरा, कुछ नहीं तो डिस्पोज तो कर ही सकता हूँ। सो व्हाट एम आई फोरगोइंग? आई एम फोरगोइंग कंट्रीब्यूशन फोरगॉन, इट्स पॉसिबल, और आई माइट बी फोरगोइंग डिस्पोजल वैल्यू। बात समझ रहे? इसी तरह से संक कॉस्ट लेकिन रेलेवेंट नहीं है, दैट्स द पास्ट कॉस्ट, वो तो मैंने पहले खरीद के रखा हुआ था, वो वाली खर्चा इसके साथ रेलेवेंट थोड़ी है, वो मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए थोड़ी खरीदा था। अच्छा, इसके अलावा लेबर है और वो फॉर एग्जांपल कोई और काम अपना कर रही है, किसी और कॉन्ट्रैक्ट में एंगेज्ड है, और ये जो मेरा अभी नया प्रोजेक्ट आया है जिसकी मैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करने लगा हूँ या जिसकी हम रेलेवेंट कॉस्टिंग करने लगे हैं, उसमें इस लेबर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब इस लेबर को अगर मैं डाइवर्ट करके यहाँ पे लेके आता हूँ तो क्या रेलेवेंट कॉस्ट होगी इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, ये क्या सेकंड बेस्ट काम कर रही होती, वो प्रोडक्ट्स बना रही होती, और उससे अगेन वो यूनिट्स बेच के तो आप कंट्रीब्यूशन हासिल कर सकते थे। सो यू हैव फोरगॉन द कंट्रीब्यूशन बाय डाइवर्टिंग दैट लेबर टू दिस पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है जी। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि ऑल्टरनेटिव यूज़ होना चाहिए एकेडमिकली। अगर ऑल्टरनेटिव यूज़ नहीं है तो तब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है। तो ऐसी आइटम्स, ऐसा रिसोर्स, मैं इसको यहाँ से लिंक कर देता हूँ, अ रिसोर्स दैट हैज़ alternative use its relevant cost for the project is direct payment except sunk cost। मैं भी समझाता हूँ आपको कि क्या है चीज़। प्लस opportunity cost। जी सर, ऐसा रिसोर्स जिसका कोई ऑल्टरनेटिव यूज़ होता है, इट्स रेलेवेंट कॉस्ट फॉर द प्रोजेक्ट इज़, एक तो जो आप उसको डायरेक्ट पेमेंट करते हो उसकी सर्विस इस्तेमाल करने में वो, और सेकेंडली उसको यहाँ पे लगाने में क्या चीज़ फोरगो हुई है उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नाम दिया जाता है। तो ये टोटल कॉस्ट उसकी बनती है। फॉर एग्जांपल लेबर को लेट्स एज्यूम कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जो लेबर है उसको जो रेट पे किया जाता है वो ₹20 पर आवर है, ठीक है। ये एक नया प्रोजेक्ट या कॉन्ट्रैक्ट आया है और इस कॉन्ट्रैक्ट में 100 घंटों की ज़रूरत है, ठीक है, और लेबर इस वक्त अवेलेबल नहीं है। मैंने लेबर की सारी आपका रेलेवेंट कॉस्टिंग अलग शेयर करनी है, ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका जिक्र आ गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। आगे मैं लेबर की रेलेवेंट कॉस्टिंग अलग बताऊँगा, मटेरियल के अलग बताऊंगा, हर रिसोर्स की हम अलग डिस्कस कर रहे होंगे। बहरहाल, तो लेबर की मिसाल ले रहे थे कि लेबर बड़ी लिमिटेड सप्लाई में है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में और फुल कैपेसिटी पे काम कर रही है, उसको पे किया जाता है ₹20 पर आवर और इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए 100 घंटों की ज़रूरत है, ठीक है जी। तो आप उसको अगर फॉर एग्जांपल वो कॉन्ट्रैक्ट छुड़वा के यहाँ पे लेके आओगे तो एक आपने उसको किस चीज़ की पेमेंट करनी है, जितने घंटे वो तुम्हारे साथ काम करेगा एक तो उस चीज़ की पेमेंट होगी उसको, यानी 100 घंटे हैं तो 100 ज़रा 20, 100 ज़रा 20, बिल्कुल सर 2000। इसके अलावा तुम 100 घंटे उसके स्विच करवा के यहाँ पे लाए हो। सो अगर मुझे ये पता चल जाए कि वो जो प्रोडक्ट बन रहा था उसकी कंट्रीब्यूशन पर और कितना था, कि 1 घंटा वहाँ पे काम करने से लेबर कितनी कंट्रीब्यूशन जनरेट कर रही है, तो वो भी मेरी क्या बन जाएगी, कंट्रीब्यूशन foregone by diverting the labor from the production of that product to this particular product। तो इमेजिन करें कि कंट्रीब्यूशन पर और, यानी कि वो प्रोडक्ट जहाँ पे ये लेबर काम कर रही थी तो उसका कंट्रीब्यूशन पर और कितना था, फॉर एग्जांपल 25, तो दैट इनटू 200, ये क्या बताया मैंने, कंट्रीब्यूशन पर और, तो ये वैल्यू कितनी बनती है सर, 5000। तो सर टोटल रेलेवेंट कॉस्ट कितनी बनती है,
7,000 बनती है आपकी। ये एक बड़ा पुराना कॉन्सेप्ट है। आपको अगर फॉर एग्जांपल उस प्रोडक्ट की क्या डिटेल दे दी जाए कि एक यूनिट बनाने का कंट्रीब्यूशन कितना है, और साथ ये भी बता दिया जाए कि एक यूनिट बनाने में घंटे कितने लगते हैं, तो आप कंट्रीब्यूशन पर और निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये देखो, वो जो अदर प्रोडक्ट था उसकी आपको डिटेल प्रोवाइड कर दे कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फॉर एग्जांपल दैट इज़ 50, और आपको सवाल के अंदर ही बता दे कि लेबर आवर्स पर यूनिट कितने लगते हैं, दैट्स फॉर एग्जांपल 2। तो मुझे आप खुद बताएं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को आवर्स पर यूनिट से डिवाइड करेंगे तो क्या बनता? रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन पर, और ये रुपीज़ में है, ये आवर्स पर यूनिट है, बेसिक मैथ है। तो इसको इससे डिवाइड करते हैं तो क्या पता चलता है कि एक घंटे के इवज़, लेबर का 1 घंटा वहाँ काम करने के इवज़ कितना कंट्रीब्यूशन जनरेट होता है? 25। तो ये मैंने एक मिसाल दी थी। तो इस प्रोडक्ट से डाइवर्ट करके जब आप इस प्रोडक्ट पे इस लेबर को लेके आएंगे तो देखो तुम उसके, ओए ये तो 100 घंटे, सॉरी 100 घंटे, 2500, और ये 4,500। तो ये देखो, यहाँ से जब लेबर को डाइवर्ट करके यहाँ पे लाए हो 100 घंटे, तो एक तो 100 घंटे की जो बेसिक रेट की पेमेंट उसको करनी है 20 वो, और फिर उसके अलावा उसका 100 घंटे यहाँ पे स्विच करने की वजह से तो 25 रुपये पर आवर है। तो 100 घंटे के बस कितना उस प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन फोरगो होगा? 2500। इट मेक्स अ टोटल ऑफ 4,500। बात समझ रहे हैं? लेकिन अगर तुम मटेरियल की बात करोगे ना, फॉर एग्जांपल इसी प्रोजेक्ट के लिए मटेरियल की भी ज़रूरत है। अब ये मटेरियल का ये मसला है कि ये इन्वेंट्री हुई होती है, ये लेबर थोड़ी इन्वेंट्री हुई होती है। लेबर को तो देखो यहाँ जब काम करेंगे उसको तब पेमेंट होनी है, और यही काम जब वहाँ करेगा तो तब उसको पेमेंट होती है। ठीक है, इसमें एक और टेक्निकल पॉइंट मैंने डिस्कस करना है। अच्छा, मटेरियल पे वापस आते हैं। मटेरियल मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, वो मेरे पास पहले ही फॉर एग्जांपल 1000 kg पड़ा हुआ है, और मैंने इसको परचेज किया था एट द रेट ऑफ फॉर एग्जांपल ₹20 पर kg। दिस इज हिस्टोरिकल कॉस्ट। पहली बात, जब इस मटेरियल को इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करूँगा ये तो टोटली इररेलेवेंट है, तो इसलिए इसकी कोई डायरेक्ट पेमेंट नहीं होती। जब हम एग्जिस्टिंग मटेरियल को अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करते हैं इसकी कोई डायरेक्ट पेमेंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि संक कॉस्ट होती है, क्योंकि मैंने कोई इसको ऐसी पेमेंट नहीं करनी जो कि इसको इंगेज करने के लिए मुझे पे करना पड़े। जो पे करना था वो तो पहले ही पास्ट में इनकर हो चुकी, दैट इज संक कॉस्ट। हाँ, इसके लिए एक आइटम रेलेवेंट होती है, क्या? इसको यहाँ इस्तेमाल करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक ऐसा आइटम, ऐसी रिसोर्स जिसकी ऑल्टरनेटिव यूज़ है, तो एक डायरेक्ट पेमेंट अगर उसके लिए रेलेवेंट है तो, और सेकंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मटेरियल के लिए डायरेक्ट पेमेंट रेलेवेंट नहीं होती क्योंकि वो संक कॉस्ट होती है। तो सेकंड आइटम कौन सी रेलेवेंट होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उस मटेरियल की दैट इज़ प्रेजेंट इन स्टॉक पहले से ही, और मुझे इस प्रोजेक्ट में लगाने की ज़रूरत पड़ गई है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? जो भी सवाल में मुझे बताए कि व्हाट यू विल बी फोरगोइंग बाय यूजिंग दिस मटेरियल इन दिस प्रोजेक्ट, वो मुझे बता सकता है कि ऑल्टरनेटिव यूज़ है इसका, या वो बता सकता है इसको डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है, तो वो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैंने मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्टिंग अलग करवानी है, लेबर की अलग करवानी है। यहाँ मैंने सिर्फ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मिसालें ज़्यादा रेलेवेंट इसी की ही हैं, मटेरियल या लेबर की। अच्छा, एक पॉइंट जो कि मैंने डिस्कस करना था आपसे, देखो लेबर यहाँ पे है तो तब भी उसको 20 रुपये पर और हर घंटे के हिसाब से तो पे होना है। इसी को अगर मैं उठा के वहाँ पे ले जाता हूँ तो वहाँ पे भी पर और पेमेंट होनी है। तो ये फील नहीं आती कि कंपनी को फ़र्क पड़ रहा है इससे? तो रेलेवेंट कॉस्ट मैंने वहाँ पे उसकी क्यों ली है? पॉइंट समझ आया? लेबर को पे हो रहा है पर घंटा। 1 घंटा अगर यहाँ काम करेगी तो यहाँ उसको 20 रुपये पर और मिल जाएगा, वहाँ काम करेगी तो वहाँ। तो हुआ क्या है, मैंने इसको खींच के वहाँ ले गया हूँ, यहाँ की बजाय वहाँ पे कर दिया, तो ये फिर रेलेवेंट कैसे है? कंपनी को तो कोई फर्क ही कोई नहीं पड़ रहा। जिस प्रोजेक्ट पे ऑलरेडी काम कर रहा था वहाँ की जो उसकी कंट्रीब्यूशन जनरेट होती थी वो आपकी नहीं हो रही। सर सीधी सी बात है, मैं रेलेवेंट कॉस्टिंग कंपनी की नहीं कर रहा, मैं उस प्रोजेक्ट की कर रहा हूँ। तो उस प्रोजेक्ट में जो जो घंटे लगे उसकी जो जो कॉस्टिंग हुई है वो मैं सारी लूँगा।
बात ख़त्म हो जाती है। ये बच्चे आमतौर पर सवाल पूछते हैं कि यार ये एक फिक्स्ड की फीलिंग आती है कंपनी के पर्सपेक्टिव से कि यार कंपनी को तो लेबर कॉस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, यहाँ पे भी एक उसी रेट पे उतने घंटे की पेमेंट ले रहा था, वहाँ भी ले रहा था। कंपनी के पर्सपेक्टिव से आप कह सकते हो, लेकिन हम तो जो कॉस्टिंग रेलेवेंट कर रहे हैं वो उस प्रोजेक्ट की कर रहे हैं। तो उस प्रोजेक्ट में जो रिसोर्स इंक्रीमेंटली यूज़ हो रहा है उसकी सारी कॉस्ट को रेलेवेंट कंसिडर किया जाता है। सिर्फ ये एक पॉइंट डिस्कस करना था। और एक पॉइंट छोटा सा और, ये वर्ड सिर्फ यूज़ होते हैं अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल कॉस्ट। फिर मैं हर रिसोर्स की अलग-अलग रेलेवेंट कॉस्टिंग करता हूँ डिस्कस। अवॉइडेबल कॉस्ट क्या है? वो खर्चा जिसको अगर मैं इस प्रोजेक्ट की तरफ ना जाऊँ तो उसको अवॉइड कर सकता हूँ। इट इज़ इंक्रीमेंट, यानी इंक्रीमेंटल का एक दूसरा नाम है, वर्ड यूज़ किया जा सकता है, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। मटेरियल कॉस्ट इज़ व्हाट? इट्स अवॉइडेबल। इफ़ आई डू नॉट गो आफ्टर दिस प्रोजेक्ट तो मैं मटेरियल की कॉस्ट को अवॉइड कर सकता हूँ, यानी इंक्रीमेंटल कॉस्ट का दूसरा नाम अवॉइडेबल है। लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, तो अगर मैं इस प्रोजेक्ट की तरफ नहीं जाता तो मैं लेबर की कॉस्ट को अवॉइड कर सकता हूँ, इट इज़ एन इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इसी तरह अगर मैं इस प्रोजेक्ट के लिए कोई स्पेशल टूल ख़रीद रहा हूँ तो फिर उस केस में क्या होता है? वो टूल की कॉस्ट इंक्रीमेंटल इन नेचर है। अच्छा, अनअवॉइडेबल इसका उलट, कि जिस खर्चे को मैं अवॉइड ही नहीं कर सकता चाहे मैं इस प्रोजेक्ट की तरफ जाऊं या ना जाऊं, दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ अनअवॉइडेबल कॉस्ट। जैसे एलोकेटेड या अपोर्शन्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स, ये जो मैंने नीचे मिसाल दी हुई है कि मेरे इस पूरे प्रोडक्शन प्रेमिसेस की फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 5 लाख। चाहे सर जी ये जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है मैं इसकी तरफ जाऊँ या ना जाऊँ, क्या मैं इस कॉस्ट को अवॉइड कर सकता हूँ? नो। सो इन अदर वर्ड्स इररेलेवेंट कॉस्ट की एक एग्जांपल्स में से एक अनअवॉइडेबल कॉस्ट है। ठीक है जी। इसकी ही एक और टाइप भी है, कमिटेड कॉस्ट। अनअवॉइडेबल कॉस्ट को एक और टाइप जो कहा जाता है वो कमिटेड कॉस्ट भी है। कोई मिसाल दे सकता है इसकी? और वो भी इररेलेवेंट होती है। अवॉइडेबल इज रेलेवेंट कॉस्ट, अनअवॉइडेबल कॉस्ट इज इररेलेवेंट कॉस्ट। जैसे मैंने अभी मिसाल दी है कि हमारे ये पूरे प्रोडक्शन प्रेमिसेस की फिक्स्ड कॉस्ट जो है दैट इज़ नॉट अवॉइडेबल, आई कैन नॉट अवॉइड इट बाय नॉट गोइंग फॉर दिस प्रोजेक्ट। चाहे मैं प्रोजेक्ट की तरफ जाऊँ या ना जाऊँ, इस कॉस्ट ने अराइज होना ही होना है, तो ये इस प्रोजेक्ट के लिए इररेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि अनअवॉइडेबल है। सो अनअवॉइडेबल कॉस्ट इररेलेवेंट होती है। मैं लिख भी देता हूँ, ये रेलेवेंट है और ये बुक में मौजूद है, मैंने लिखा हुआ। तो इसका मैं कह रहा था एक टाइप होती है, उसको कहते हैं कमिटेड कॉस्ट, वो भी इररेलेवेंट होती है। कोई मिसाल अगर दे सकता है तो बस ये डिस्कस कर लें, फिर नमाज की ब्रेक कर लें। कमिटेड कॉस्ट, और वो भी इररेलेवेंट होगी हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए। हाँ हाँ बताएं। अगर कोई जैसे माइलस्टोन हम डिसाइड कर रही थी एक ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोजेक्ट पे होती है, तो कस्टमर के साथ भी माइलस्टोन जो है वो सेट करते हैं कि हम आपको इतने टाइम स्पैन के अंदर इतनी यूनिट्स बना के देंगे। इन केस नहीं दे तो ये डिस्काउंट कर लेंगे उसमें, या फिर कोई पेनल्टी? नहीं, वो उस सूरत में नहीं है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक मशीन है जो कि मैंने लेट्स से 2 ईयर्स के लिए लीज़ के ऊपर ली हुई है, और इस 2 ईयर्स की लीज़ के एग्रीमेंट के अंडर मैं लीगली बाउंड हूँ कि मैंने हर महीना लीज़ रेंटल्स पे करना है। और वो मसल में मैंने एक ये जो लीज़ के लिए मशीन ली थी ना, वो कोई पुराना प्रोजेक्ट था या कॉन्ट्रैक्ट था, वो गिन के 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन मुझे लीज़ पे लेना पड़ा क्योंकि लीज़ की जो मिनिमम टेन्योर था वो 2 साल का था। और मैंने कमिट किया हुआ था बैंक के साथ कि भाई तुझे 2 साल तक ये मशीन मेरे पास ही रहेगी, 2 साल तक तुझे मैं महीने के हिसाब से रेंटल्स पे करता रहूँगा। इमेजिन करें अब बाकी रह गए हैं 6 मंथ्स इसके, अचानक एक कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है और उसमें भी 6 महीने के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट की, इस मशीन की ज़रूरत पड़ जाती है। अब ये जो आखिरी 6 महीने इसके रह गए हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इमेजिन करें कि 6 मंथ्स हैं। अब इस 6 मंथ्स में मैंने इस मशीन को उठाया और उस कॉन्ट्रैक्ट में लगा दिया। अब ये जो मशीन इस कॉन्ट्रैक्ट में इस्तेमाल हो रही है, इसकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? 6 महीने के रेंटल्स, और 6 महीने के रेंटल्स होंगे चार्ज, क्योंकि 6 महीने के लिए मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर रहा हूँ या कॉन्ट्रैक्ट में इस्तेमाल कर रहा हूँ, और 6 महीने के रेंटल्स भी तो मैं पे कर रहा हूँ। तो वो रेंटल्स इस मशीन के इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए रेलेवेंट है कि नहीं? इररेलेवेंट है सर, वो कमिटेड कॉस्ट है। मैं चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट ये जो नया आया 6 महीने का, इसकी तरफ जाऊँ या ना जाऊँ, ये 6 महीने की रेंटल कॉस्ट तो मेरे लिए क्या है? कमिटेड है।
कौन से आवर्स? हाँ, जितने घंटों के लिए उस मशीन को इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे तो पर मशीन और जो भी वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, फ्यूल लग रहा है, वो तमाम के तमाम रेलेवेंट है। और ये एग्जैक्ट पॉइंट मैंने मेंशन भी किया हुआ उसके अंदर कि डायरेक्ट ऑपरेटिंग के जो खर्चे हैं उसके, कि मशीन को मैंने रन करना है, जब जब आपके यूनिट्स बनेंगे तो मशीन चलेगी, फ्यूल लगेंगे, लुब्रिकेंट्स लगेंगे, वो तमाम खर्चे रेलेवेंट है। 2000 वेरिएबल इन नेचर, और वेरिएबल तमाम खर्चे क्या होते हैं? रेलेवेंट। लेकिन इसका जो अपना जो इसकी कॉस्ट है कि जो मैंने इसके लीज रेंटल्स पे कर रहा हूँ, दोज वर कमिटेड इन नेचर, दोज आर नॉट, ये 6 मंथ्स के रेंटल्स, दोज आर नॉट रेलेवेंट फॉर दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट। तो ये भी एक मिसाल है किसकी? अनअवॉइडेबल। मैं इसको अवॉइड तो नहीं कर सकता, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाऊँ या ना जाऊँ, आई हैव टू पे दिस कमिटेड कॉस्ट ऑफ लीज रेंटल्स फॉर 6 मंथ्स। तो अभी मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट ऑफ रेलेवेंट कॉस्टिंग, जनरल प्रिंसिपल्स और 3 टर्मिनोलॉजीज इसकी डिस्कशन की है। नेक्स्ट स्टेप है जी हमारा ये तमाम रिसोर्सेज की इंडिविजुअली रेलेवेंट कॉस्टिंग की डिस्कशन। नमाज की ब्रेक कर लेते हैं। हाँ, तो कैश फ्लो से लिए जाएंगे, उसकी मद में जो भी पूरी कॉस्ट ऐड करें, फिर उसमें से उसका बेनिफिट एडजस्ट करते हैं। हाँ, तो वो कैश फ्लो की मद में लिया जाएगा, होगा वो। दैट शुड बी फ्यूचरिस्टिक, संक नहीं होना चाहिए, फ्यूचरिस्टिक हो, कैश फ्लोज हो और रेलेवेंट टू। अगर ये सेविंग इस प्रोजेक्ट की वजह से है तो इसके अंदर ही ट्रीट होगा। जी सर, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल। अब मैं स्टेप बाय स्टेप ज़रा डिस्कस करने लगा हूँ हर रिसोर्स के बारे में। नहीं सर, मटेरियल, अब मेरे पास एक प्रोजेक्ट आ गया है या मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट आ गया है और इसमें एक मटेरियल की ज़रूरत पड़ गई है, तो इस मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्ट इस कॉन्ट्रैक्ट या प्रोजेक्ट में कैसे चार्ज करूँगा? मैं इसका स्टेटस देखूँगा, क्या ये मेरे पास स्टॉक में मौजूद है या स्टॉक में मौजूद नहीं है। ये 2 सूरतें हो सकती हैं। तो ये वही मशहूर ज़माना ट्री मैं आपके सामने बनाने लगा हूँ, इन स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक। सर जी अगर तो स्टॉक में ही नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ख़रीदना पड़ेगा, और वो सारी रेलेवेंट कॉस्ट है क्योंकि इसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए ख़रीद रहा हूँ, वरना मुझे क्या मुसीबत पड़ी है कि मैं इस मटेरियल को ख़रीदूँ। सो द परचेज कॉस्ट इज़ द, व्हाट इज़ द रेलेवेंट कॉस्ट? परचेज कॉस्ट। और परचेज कॉस्ट का दूसरा नाम रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी है, ठीक है जी। सो परचेज कॉस्ट इज़ द रेलेवेंट कॉस्ट। अच्छा, अब दूसरी सिचुएशन, अगर तो स्टॉक में मौजूद है, स्टॉक में मौजूद है, अब अगेन इसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। क्या ये परसिस्टेंटली यूज़ होता है? persistently used या नॉट इन परसिस्टेंट यूज़। परसिस्टेंट यूज़ से मुराद ये है कि कितना ज़्यादा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में दीगर कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए इस्तेमाल होता है। बहुत ज़्यादा बाज़ मटेरियल्स ऐसे होते हैं कि जो बहुत इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये जो तुम्हारी, अब मैं स्पेशल नाम नहीं लूँगा किसी कंपनी का, मार्केटिंग हो जाएगी, जैसे जो कंपनीज चॉकलेट्स, टॉफ़ीज़, बबल्स बनाती हैं, चीनी एक ऐसा मटेरियल है कि आपको फॉर एग्जांपल एक कॉन्ट्रैक्ट आता है चॉकलेट्स वगैरह बनाने के लिए, या आपने एक सोचा है कि एक प्रोजेक्ट खड़ा करना है कि जिसके अंदर मैंने चॉकलेट्स बनानी है, उसके लिए शुगर चाहिए, ठीक है, मैंने स्पेशली शुगर ख़रीदी, मेरे पास पहले ही स्टॉक में पड़ी हुई थी। लेकिन ये शुगर एक ऐसा मटीरियल है, अगर यहाँ इस्तेमाल ना हुआ तो मैंने तो कैंडीज़ बड़ी बनानी है, मैंने तो बबल्स बनानी है, तो वहाँ इस्तेमाल हो जाएगा। इट इज़ इन परसिस्टेंट यूज़, ये कोई ऐसा मटेरियल नहीं है जो स्पेशली इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए है। तो परसिस्टेंट यूज़ का ये मतलब है। सो मटेरियल है, स्टॉक में मौजूद है, तो ये देख लें क्या परसिस्टेंटली यूज़ हो रहा है या नॉट इन परसिस्टेंट यूज़ है। सर जी अगर तो परसिस्टेंटली यूज़ हो रहा है तो जहन में रखें, अगर इस मटेरियल को मैंने उठा के इसमें इस्तेमाल कर भी लिया तो मुझे उसको फ़ौरन रिप्लेनिश करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे दीगर कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर भी हम ईज़िली सिक्योरली कह सकते हैं कि रेलेवेंट कॉस्ट फॉर दिस प्रोजेक्ट इज स्ट्रेट अवे परचेज कॉस्ट। इसको आसानी के लिए ये भी अज्यूम कर लो कि यार इस मटेरियल को दफ़ा करें, ये हम बाकी बबल्स टॉफ़ीज़ में इस्तेमाल कर लेंगे, अपने लिए यार अलग ख़रीद लो, ऐसे भी कह सकते हैं। सो रेलेवेंट कॉस्ट इज़ अगेन व्हाट? परचेज कॉस्ट। अच्छा, दूसरी सूरत, ये परसिस्टेंट यूज़ में नहीं है, ये कोई ऐसा मटेरियल नहीं है जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा दीगर कॉन्ट्रैक्ट्स में इस्तेमाल होता है। इसकी 2 सूरतें आगे हो सकती हैं कि क्या इसका कोई और पॉसिबल ऑल्टरनेटिव यूज़ है या इसका कोई और पॉसिबल ऑल्टरनेटिव यूज़ नहीं है, यानी has alternative use,
हैज़ नो ऑल्टरनेटिव यूज़। ऑल्टरनेटिव यूज़ से मुराद ये किसी और मटेरियल की रिप्लेसमेंट में इस्तेमाल हो सकता हो, कहीं और किसी कॉन्ट्रैक्ट में लग सकता हो, ये आपकी ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। ये ऑल्टरनेटिव यूज़ नहीं है कि डिस्पोज हो रहा है, ये कोई इस्तेमाल थोड़ी है, ये तो आप उसको बेच रहे हैं। सो ऑल्टरनेटिव यूज़ का ये मतलब है। तो अगर उसका ये है कि परसिस्टेंटली यूज़ में नहीं है लेकिन कहीं किसी चीज़ की रिप्लेसमेंट में इस्तेमाल हो सकता है किसी मटीरियल के, तो सर रेलेवेंट कॉस्ट क्या लेंगे? हायर ऑफ benefit foregone from alternative use और नेट, अभी सिर्फ डिस्पोजल वैल्यू से लिख दो, या डिस्पोजल वैल्यू। सर जी इन दोनों में से जो हायर है दैट विल बी द रेलेवेंट कॉस्ट, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात अब आने लगी है, क्योंकि यहाँ से ये वो एरिया है जहाँ से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, क्योंकि अब परचेज कॉस्ट रेलेवेंट नहीं होने लगी। इसके अलावा जितना भी एरिया था वहाँ पे परचेज कॉस्ट है, इसी के लिए एक मटेरियल ख़रीदा जा रहा है। लेकिन ये वो अब आने लगा है एरिया के पहले से मटेरियल मेरे पास मौजूद है और कोई परसिस्टेंट यूज़ में नहीं है, तो फिर अब ये देखूँगा कि और मैं फिर क्या फोरगो कर रहा हूँ उसको मटेरियल को अपने कॉन्ट्रैक्ट में इस्तेमाल करने के लिए। तो फिर देखेंगे ऑल्टरनेटिव यूज़ है या नहीं। अगर है तो सर जी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की डेफिनेशन ये कहती है कि सेकंड बेस्ट बेनिफिट फोरगॉन दैट इज़ व्हाट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ऐसे ही कहती है ना। तो हम देखेंगे कि ये जिस जगह से मैं इसको डाइवर्ट करके यहाँ लगा रहा हूँ, या यूँ कह लें कि इसको यहाँ इस्तेमाल ना करता तो ऑल्टरनेटिव जगह पे इस्तेमाल करता, तो वहाँ से ज़्यादा बेनिफिट होना था या डिस्पोज ऑफ करके ज़्यादा बेनिफिट होना था? कौन सा बड़ा बेनिफिट फोरगो हो रहा था? तो मैं उसी को लूँगा, हायर ऑफ बेनिफिट फोरगॉन फ्रॉम ऑल्टरनेटिव यूज़ और डिस्पोजल प्रोसीड्स। हो सकता है डिस्पोज ऑफ करके ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा हो सकता है ऑल्टरनेटिवली किसी मटेरियल की जगह पे यूज़ करके ज़्यादा फ़ायदा हो रहा हो। दोनों में से जो बड़ा फ़ायदा है दैट फोरगॉन विल बी ट्रीटेड एज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो इस मटेरियल की संक कॉस्ट तो कतन रेलेवेंट नहीं है। वो जो मैंने पहले ख़रीदा था, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे की थी, दैट वाज इररेलेवेंट, दैट्स इररेलेवेंट। व्हाट्स रेलेवेंट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बात समझ आ गई? और दूसरी तरफ अगर कोई ऑल्टरनेटिव यूज़ ही नहीं है तो फिर क्या होगा? ऑल्टरनेटिव यूज़ नहीं है तो फिर व्हाट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? क्या फोरगो करूँगा इस मटेरियल को यहाँ इस्तेमाल करने में? डिस्पोजल प्रोसीड्स। ऑल्टरनेटिव तो है ही कोई नहीं यूज़, सो रेलेवेंट कॉस्ट इज़ द डिस्पोजल प्रोसीड्स। और ज़हन में रखें ये नेट होता है, यानी कि हो सकता है डिस्पोज ऑफ करने में कुछ खर्चे भी आए थोड़े बहुत, तो नेट वैल्यू यूज़ की जाती है। ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है मटेरियल का, इससे बाहर कुछ नहीं होता मटेरियल में। और अब इसका वो वेरिएंट जिसकी मैं बात कर रहा था कि बाज़ ऐसे मटेरियल्स होते हैं कि जो डेंजरस इन नेचर होते हैं। ये तो ठीक है ना, ये एक ऐसा मटेरियल है कि जिसको मैंने अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर लिया, अगर इस्तेमाल ना करता तो डिस्पोज ऑफ कर रहा होता और मुझे बेनिफिट आना था, तो वो अब बेनिफिट मैं खो चुका हूँ। जो डेंजरस मटेरियल है वो वो डेंजरस मटेरियल कहाँ पे होता है? उमूमन जो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं ना, वहाँ पे ऐसा होता है कि कुछ मटेरियल्स होते हैं कि जिसको आप ऐसे ही बाहर डंप नहीं कर सकते, क्योंकि वो या तो उससे कोई बड़ी फैटल किस्म की फ्यूम्स जनरेट होती हैं, या वो स्मेल और ये दीगर मामलात होते हैं। इसके अलावा और भी इर्द गिर्द की जो पॉपुलेशन है उसके लिए डेंजर्स होते हैं उसके साथ, उस केमिकल के साथ। उसको आप स्ट्रेट अवे बाहर ओपन एरिया में डंप नहीं कर सकते। तो फिर ऐसी सिचुएशन में उमूमन इंसिनरेशन कंपनीज होती हैं, स्पेशल कलेक्शन कंपनीज होती हैं, जो आपसे पर किलो के हिसाब से मटेरियल उठाती हैं और फार ऑफ रिमोट एरिया में जाके डंप करती हैं। उमूमन उनको लैंडफिल साइट्स भी बोला जाता है, जो स्पेशली डेडिकेट कर दी जाती हैं, पॉपुलेशन से काफ़ी दूर होती है, शहर से बाहर का एरिया होता है, वहाँ पे डंप करती हैं। तो उनको डिस्पोज ऑफ करने की कॉस्ट होती है ऐसे मटेरियल्स को। तो इमेजिन करें आपके पास ऐसा कोई मटेरियल पड़ा हुआ है, आपने पहले किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए ख़रीदा था लेकिन काम नहीं आया, एम ही पड़ा हुआ है। अब एक नया प्रोजेक्ट या कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, उसमें अल्लाह वालों इस मटेरियल की ज़रूरत पड़ जाती है। तो मुझे बताएं इस मटेरियल को यहाँ इस्तेमाल करके मैं क्या चीज़ कर रहा हूँ? मैंने क्या कॉस्ट नहीं बचा ली, डिस्पोजल कॉस्ट? अगर यहाँ इस्तेमाल ना करता तो मुझे उल्टा उससे जान छुड़ाने की कॉस्ट बियर करनी पड़नी थी। तो क्या हुआ? ऐसे मटेरियल को इस्तेमाल करने से मैंने एक कॉस्ट सेव कर ली है। दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट। उस बेनिफिट को एडजस्ट किया जाएगा। कैसे एडजस्ट किया जाएगा? बड़ा आसान है सर जी। जब हम रेलेवेंट कॉस्टिंग करते हैं तो सारी कॉस्ट यहाँ पर मेरे सामने होंगी। मटीरियल 1 की कॉस्ट, मटीरियल 2 की कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर आ रही होगी, ये सब कॉस्ट होंगी। और अचानक नीचे से एक बेनिफिट आएगा कि डिस्पोजल कॉस्ट
saved from material A B C, it will be subtracted और फाइनल आपकी ये relevant cost हो रही होगी for the contract. ठीक है, so it is a special material, again it's not a normal situation. तो ये ओवरऑल आपकी सिचुएशन है आपके मटेरियल की. सर एक चीज समझ नहीं, मतलब ना उसका बेनिफिट है ना उसका डिस्पोजल है. अगर लेट्स से मटेरियल 1 है उसमें कॉस्ट क्या आ रही है ना उसका तो उसका ये दूसरी वाली नो अल्टरनेट यूज वाला है उसमें ऑप्शन होती है डिस्पोजल, हम डिस्पोज कर लेते हैं. लेट्स से पिछले प्रोजेक्ट से पड़ी हुई और केमिकल है, लेट्स से हम उसको डिस्पोज भी नहीं कर सकते हैजर्डस है एनवायरनमेंट के लिए फॉर एग्जांपल. तो फिर नील, फिर कोई फिर कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी नहीं है. डिस्पोज ऑफ करने से कैश भी नहीं मिलेगा, डिस्पोज कर भी नहीं कर सकते, तो फिर कोई कॉस्ट नहीं है, तो फिर नील होगा उस सूरत. मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, लेकिन एग्जामिनेशन में ऐसा मुमकिन है. अच्छा ऐसा हो सकता है एकेडमिकली, क्योंकि जब सिचुएशन आती है हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन स्पेसिफिक होना पड़ता है. अब बच्चा ज़ाहिर है जब बैठता ना तो वो ना अपने ऐसे एंगल खोल लेता सारे, यार ऐसे भी तो हो सकता था, यार ऐसे भी तो, उसमें नहीं, उसमें मेहरबानी करके वहाँ पे ये काम नहीं करना. जब सवाल में अगर वो खुद बाउंड्री लगा रहा है तो फिर आप उसी बाउंड्री में रहें. हो सकता है वो सवाल में ये कह दे कि यार एक मटेरियल है और इसका सिर्फ ये एक ऑल्टरनेटिव यूज़ है, डिस्पोजल प्रोसीड्स दे ही ना, तो बस फिर आपने ऑल्टरनेटिव यूज़ ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेनी है. सवाल में अगर कहता है कि ये एक मटेरियल है, ये पहले ख़रीदा गया था एज अ रिजल्ट ऑफ ओवर बाइंग और इसकी सिर्फ डिस्पोजल वैल्यू है, तो बस उसी को लीजिए. और लेट्स अज्यूम कि एक मटेरियल है उसकी ना कोई डिस्पोजल वैल्यू है, यानी कि इसको यहाँ इंगेज करने से कोई डिस्पोजल वैल्यू फोरगो नहीं हो रही. ठीक, और एग्जांपल ले लें, इसको डिस्पोज ऑफ भी नहीं कर रहे, यानी कि डिस्पोज ऑफ करेंगे ही नहीं तो कॉस्ट का एक ही आएगी, तो उसको इंगेज करने की रेलेवेंट कॉस्ट क्या है? नील, नथिंग इज फोरगॉन, नो कॉस्ट इज सेव्ड. अगर मैं उस मटेरियल की अल्टरेशन कर दूं फिर वो मेरे फॉरेन यूज में आ रही है, फिर वो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट बनेगी, क्योंकि अगर इसको यहाँ पे इंगेज किया जाएगा तो इसको इंगेज करने की वजह से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट होगी. इट इज़ रेलेवेंट टू दिस कॉन्ट्रैक्ट. ये सवाल आते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. चलो आपसे एक सवाल पूछता हूँ आप लोगों से. एक मटेरियल है मेरे पास, उसके डिस्पोजल प्रोसीड्स हैं, ठीक है, यानी कि बिक सकता है. एक प्रोजेक्ट आ गया, उसमें इस मटेरियल की ज़रूरत पड़ गई है, ठीक है, ये तो बात और से सुनिएगा. तो उस मटेरियल को यहाँ पे लगाने लगा हूँ और इसको यहाँ पे इस्तेमाल करने के लिए मुझे थोड़ी सी इसमें ऑल्टरनेशन करनी पड़ेगी, जैसे ये कह रहा है, और ऑल्ट्रेशन करने की कॉस्ट है 20,000 और है ये कितने केजीज़, फॉर एग्जांपल 500 केजीज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट है और इसकी डिस्पोजल प्रोसीड्स हैं 5 पर केजी. मुझे रेलेवेंट कॉस्ट बताएं इसकी क्या. ये जो कॉस्ट है आपकी ₹20,000, दिस इज द ऑल्ट्रेशन कॉस्ट. और दिस इज द डिस्पोजल वैल्यू एंड दिस इज द केजीज रिक्वायर्ड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट. एक मटेरियल है, वो मटेरियल वैसे पड़ा हुआ है, अगर मैं इसको कहीं इस्तेमाल नहीं करता तो मैं डिस्पोज ऑफ करके डिस्पोजल प्रोसीड्स हासिल कर लेता हूँ. एक प्रोजेक्ट आता है, उसमें एक मटेरियल की ज़रूरत है, ये 100% वैसा मटेरियल नहीं है, इसको ऑल्टर करना पड़ेगा और ऑल्टर करने की कॉस्ट है, फिर जाकर ये इस काबिल बनेगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट में इस्तेमाल हो. मुझे इसकी रेलेवेंट कॉस्टिंग करके बताएं. दोनों को नेट करेंगे. 20,000 ऑल्ट्रेशन कॉस्ट है और ये है डिस्पोजल प्रोसीड्स. सर जी इसमें दो खर्चे हैं, एक तो डायरेक्ट ऐसा खर्चा जो कि इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से करना पड़ा, और एक खुद सोचें इस मटेरियल को यहाँ लगा के मैं डिस्पोजल प्रोसीड्स फोरगो नहीं कर रहा. देयर आर 2 कॉस्ट एसोसिएटेड विद दिस, वन इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड वन इज द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ यूजिंग दिस मटेरियल इन दिस कॉन्ट्रैक्ट. ये देखो, ये यहाँ पे वो मिसाल बैठ गई है एग्जैक्टली जो हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए एक फार्मूला नहीं देखा था कि इसके लिए मुझे एक डायरेक्ट कॉस्ट भी बियर करनी पड़ रही है. और वो कौन सी सर कॉस्ट है? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, या जैसे इसने एक नाम लिया जी ऑल्ट्रेशन कॉस्ट. कितनी है? 20,000. इसके अलावा सर इसको यहाँ इंगेज करने की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है, मैं इसको यहाँ इंगेज करके डिस्पोजल प्रोसीड्स नहीं फोरगो कर रहा. कितनी है ये? 500 kg, 5 रुपये के हिसाब से 2500. सो इट मेक्स अ टोटल कॉस्ट ऑफ 22,500. तो इस मटेरियल को जब यहाँ इस्तेमाल करेंगे रेलेवेंट कॉस्ट इसकी ये संग कॉस्ट नहीं लेनी, गुजर गई. हाँ समझ रहे. लेकिन अगर इस मटेरियल, ये ऐसा मटेरियल है हू बहू बिल्कुल इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक फिट बैठता है, तो कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं बियर करनी पड़ रही, फिर बस ये लेंगे उसको. दिस इज़ फोरगॉन फॉर दिस. तो वो जो मैंने अभी तक आपको हैज़ नो अल्टरनेटिव यूज़ की मिसाल दी थी, तो वहाँ पे क्या था?
सिर्फ डिस्पोजल प्रोसीड्स, ओनली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये डिस्पोजल प्रोसीड्स बताइए। हाँ हाँ, तो और तो ये तो इनफ्लो है कैश। लेकिन ये सेक्रीफाइस होगा ना, ये फोरगो हो जाएगा। ये जो 500 kg जो यहाँ लगाने लगा हूँ, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट में ना इस्तेमाल करता तो 5 रुपये के हिसाब से बेच के मैं फ़ायदा हासिल कर सकता था, वो फ़ायदा फोरगो हो गया, बेनिफिट फोरगो। बात समझ रहे हैं? इतनी डिटेल में वैसे नहीं है, ये मैं बहुत आगे चला गया हूँ, ये BFD का लेवल नहीं है। BFD में ये थोड़ी इतनी डिटेलिंग नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए कि ये जब छिड़ जाता है ना टॉपिक, ये आगे तक जाता है, तो इसलिए मैंने सिर्फ थोड़ा सा इसमें, मैं अभी भी इस पर लिमिट लगाई हुई है, मैं आगे और नहीं जा रहा, जितना ज़रूरी है ना मैं उतना बता रहा हूँ आपको। ये फिर कॉस्टिंग शुरू हो गई है, वो कितने अभी तो पहला चैप्टर आएगा, दैट इज़ वेयर द रेलेवेंस विल स्टार्ट आपके लिए। सो ये मटेरियल का है। यहाँ तक के सवाल, चलें आगे। ये बेशक लेनी है कोई तस्वीर तो ले लें। ये चैप्टर 1 ही है। चैप्टर 1 में आई कैप स्टडी टेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, ये जितनी बातें हम डिस्कस कर रहे हैं कल की और आज जो रेलेवेंट कॉस्टिंग, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ये टेस्ट भी नहीं होना, ठीक है, लेकिन ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इनका जिक्र बार बार आना है, इसके ऊपर लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग खड़ी है, तो ज़रूरी है, अच्छा है, बेहतर है कि रिवाइज़ कर ली जाए, इसलिए कर रहे हैं। ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये आपकी स्टडी टेक्स्ट में भी नहीं है। ये मेरी किताब का चैप्टर 1 है, BFD बिल्डिंग ब्लॉक्स, जस्ट रिफ्रेशर, फास्ट फॉरवर्ड। मिटा दो। जी सर, लेबर कॉस्टिंग जब हम रेलेवेंट कॉस्टिंग के अंदर बात करते हैं, वैसे तो इसके बहुत सारे वेरिएंट्स हो सकते हैं, लेकिन एकेडमिकली अगर हम इसको वाइंड अप करें तो ये कोई कमो बेश 4 एक सबसे ज़्यादा कॉमन वेरिएंट्स हैं जिसमें लेबर कॉस्टिंग की रेलेवेंट कॉस्टिंग को डिस्कस किया जाता है। सबसे पहले लेबर कॉस्ट इज़ फिक्स्ड एंड स्पेयर कैपेसिटी इज़ अवेलेबल। इसकी मिसाल, लेट्स डेवलप एन एग्जांपल फॉर दैट। आप इमेजिन करें कि आपने अपनी लेबर के साथ एक पूरे वीक, वर्किंग वीक जो है उसके लिए आपने उनके साथ एक फ़िक्स पेमेंट तय की हुई है। एक वर्किंग वीक में टोटल वर्किंग आवर्स, लेट्स अज्यूम कि एक दिन में अगर 8 घंटे हैं तो 8 × 6 48 और वर्क वीक। इसके लिए आपने ऑन द बेसिस ऑफ क्या रेट आप कहते हो कि जी ₹500 पर आवर के हिसाब से तुम्हारी एक फ़िक्स्ड पेमेंट, मैं ज़रा कैलकुलेट करने लगा हूँ, एक वीक की कितनी बनेगी जी 48। कल से ना ज़रा कैलकुलेटर जो है आपके पास होने चाहिए, 24,000। तो ये एक वीक की आपने फिक्स्ड पेमेंट अपनी लेबर के साथ तय की हुई। ज़हन में रखें, ये मैंने लेबर का रेट यहाँ पे अगर 500 पर और रख दिया है तो ये ना समझे कि इस वजह से ये वेरिएबल है। इसको सिर्फ मैंने एक कैलकुलेशन के लिए एक बेस बनाया है ताकि मैं एक फ़िक्स्ड पेमेंट तय कर सकूँ। ये अमाउंट है जो कि फ़िक्स्ड उनको दी जा रही है ना, हाउ इट इज़ फिक्स्ड। अब उनको सर 24,000 एक वीक का पे होना ही होना है, चाहे वो आप 48 और यूज़ उनसे मैं काम लूँ या ना लूँ। सो ये उनके साथ तय हो गया। अब ये मेरे ऊपर है कि मैं उनसे 48 आवर्स काम करवाता हूँ या नहीं करवाता, और दीज आर ह्यूमनली मतलब वर्किंग आवर्स। इससे बियॉन्ड जब बात जाती है तो उमूमन ओवर टाइम का कॉन्सेप्ट आ जाता है और फिर प्रीमियम्स वगैरह के कॉन्सेप्ट होते हैं। सो वापस आते हैं, लेबर कॉस्ट इज़ फिक्स्ड। एक वीक की पेमेंट उनको 24,000 होनी है और एक घंटे के, एक वीक के टोटल आवर्स हैं 48। अब इमेजिन करें कि 48 आवर्स में से एक वीक में सिर्फ 20 घंटे हैं जो लेबर काम कर रही है। स्पेयर कैपेसिटी कितनी है? 28 ही बनी ना। 20 आवर्स वो करंटली वर्क कर रहे हैं, तो आपकी जो स्पेयर कैपेसिटी है दैट इज़ 28 आवर्स। एक कॉन्ट्रैक्ट आया है, उसमें एक हफ्ते के लिए लेबर के 20 घंटे चाहिए इस लेबर के, तो ये जो 20 घंटे हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए इसकी रेलेवेंट कॉस्टिंग क्या होगी? What will be relevant cost of these 20 hours? 0, क्योंकि मैंने तो उनको 48 घंटे की पेमेंट करनी है, चाहे मैं उनसे जितना मर्जी, चाहे वहाँ उनसे 1 घंटे का काम लो, 2 घंटे का, 3 घंटे का। वो भाई साहब अभी 20 घंटे काम कर रहे हैं, हमें सिर्फ 20 घंटे मज़ीद चाहिए, तो स्पेयर तो 28 अवेलेबल है। मैंने तो उन रिमेनिंग 28 घंटे की तब भी पेमेंट करनी है जब ये फ्री हैं, तब भी पेमेंट करनी है जब इनके घंटे में कॉन्ट्रैक्ट में इंगेज करूंगा। तो सर जी ये जो 20 आवर्स एडिशनल ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए चाहिए, तो इन कॉन्ट्रैक्ट के लिए इस लेबर के 20 घंटों की कॉस्ट विल
नॉट बी रेलेवेंट। सो ये कौन सी सिचुएशन है कि लेबर कॉस्ट इज फिक्स्ड एंड स्पेयर कैपेसिटी इज अवेलेबल, तो इस सूरत में रेलेवेंट कॉस्ट क्या होती है सर जी आपकी? नील। अभी सिर्फ इतने पे रहे, इसके वेरिएंट्स आगे हैं। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट ज़हन में रखें, एक कॉन्सेप्ट होता है आइडल ऑर्स का, याद है? आइडल ऑर्स क्या होता है? वेले बैठे। मैं थोड़ा और प्रिसाइजली बात करें। प्रोडक्शन नहीं हो नहीं वो तो ठीक है, वेले बैठे हैं तो प्रोडक्शन नहीं हो रही तो वेले बैठे हैं। आइडल आवर्स वो घंटे हैं जिसके लिए लेबर को पेमेंट हो रही है लेकिन वो काम नहीं कर रहे, ये हैं आइडल आवर्स, ठीक है? जैसे स्पेयर कैपेसिटी है, ये दो इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं, वैसे दो अलग सिचुएशन है। स्पेयर कैपेसिटी या आइडल आवर्स का वर्ड आपके लेवल पे जब यूज़ हो तो जहन में रखें, बाय डिफ़ॉल्ट इसका ये मतलब होता है, ये ना भी कहे ना वो कि लेबर कॉस्ट इज फिक्स्ड, अगर वर्ड ये यूज़ हो गया ना कि यार स्पेयर कैपेसिटी है या आइडल आवर्स हैं, तो जहन में रखें ये वो घंटे हैं जिसके लिए इनको पेमेंट होनी है, फिक्स्ड होनी है, इररिस्पेक्टिव कि चाहे इनको इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए इंगेज किया जाए या ना किया जाए। तो अगर ये घंटे इस कॉन्ट्रैक्ट में लग जाते हैं तो वो कॉस्ट उसकी रेलेवेंट नहीं होती, क्योंकि उनको तो पेमेंट होनी होती है उन घंटों के लिए। सो ये चीज़ जहन में रखनी है। एकेडमिकली बात कर रहा हूँ, लेकिन एकेडमिकली वो इससे हट भी सकता है। वो पता क्या कहेगा कि आइडल आवर्स, ये आइडल आवर्स हैं जिसमें उनको पेमेंट हो जाती है, लेकिन 50% सिर्फ हम उनको पेमेंट करते हैं अगर उनसे कोई काम नहीं लेते तो फिर उस केस में 50% रेलेवेंट, 50% विल नॉट बी रेलेवेंट। ये आगे जाके आएगा। एक सवाल है पास्ट में 2020 में मेरा ख्याल है वो सवाल टेस्ट हुआ था, उसमें लेबर की ये वेरिएंट था। ये बेसिक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी ऐसे सवाल आते हैं। यानी हमने सिर्फ ये चीज़ देखनी होती है कि कौन सी वो पेमेंट है जो कि इनको होनी है हर सूरत में, दैट इज़ नॉट रेलेवेंट फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट, और वो पेमेंट जो कि तब होनी है जब आप इनसे काम लेंगे, दैट इज़ रेलेवेंट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। बात वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जब आइडल आवर्स की बात कर ले कि यार इतने घंटे आइडल हैं या इतने घंटे स्पेयर कैपेसिटी है और आगे खामोशी है, कुछ नहीं कहा गया, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका मतलब ये होता है कि ये सारे घंटे वो हैं जिसके लिए इनको पेमेंट होनी है, सारी 100% फिक्स पेमेंट होनी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट हैपन्स। सो उन घंटों को अगर प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर लिया जाए तो उसकी रेलेवेंट कॉस्ट निल होती है। सो दैट्स द फर्स्ट वेरिएंट ऑफ लेबर। सेकेंड वेरिएंट क्या है सर जी? लेबर कॉस्ट इज फिक्स्ड एंड नो स्पेयर कैपेसिटी एग्जिस्ट्स। मैं इसी वाली मिसाल को आगे एक्सटेंड कर देता हूँ। इमेजिन करें 48 वर्क वीक 500 पर घंटे के हिसाब से फिक्स पेमेंट 24,000 तय है। इस सिचुएशन में अब ये 48 के 48 घंटे काम कर रहे हैं, तो उस केस में कोई स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल है? कोई स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल नहीं है। अब एक प्रोजेक्ट आता है, उसके लिए मुझे लेबर की ज़रूरत पड़ती है। अब इस सूरत में रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? वॉट एवर इंक्रीमेंटल कॉस्ट आई हैव टू बियर टू इंगेज द लेबर फॉर दैट कॉन्ट्रैक्ट। अब वो मुझे सवाल में कह सकता है कि सर मैं इन्हीं लेबर को इस्तेमाल करूँगा, इनसे ओवर टाइम वर्क करवा लूँगा, तो सर बेसिक रेट प्लस ओवर टाइम प्रीमियम प्लस द ओवर टाइम प्रीमियम, दैट विल बी द रेलेवेंट कॉस्ट। वो कहेगा नहीं सर, मैंने ये फैसला किया है कि क्योंकि लेबर फुल इंगेज्ड है तो मैं क्या करूँगा, बाहर से लेबर पकड़ के ले आता हूँ। सो जो बाहर से लेबर लेके आ रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से, तो उसके साथ जो रेट तय है दैट विल बी इंक्रीमेंटल। एक चीज़ जहन में रखें जो बच्चे उमूमन कंफ्यूज करते हैं, लेबर बाहर से पकड़ के ले आना ये तब तक आपने अपने जहन में नहीं लेके आना जब तक सवाल में नहीं कहता। इट इज़ अ वेरी स्पेशल केस एज फार एज एकेडमिक परस्पेक्टिव इज़ कंसर्न। लेकिन जब सवाल में कह दे कि नहीं अब आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है, अक्सर डिसीजन मेकिंग भी करवा लेता कि आपको ये जो इजाफी घंटे हैं, हम एक ऑप्शन ये सोच रहे हैं कि हम अपने एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स को कह दें कि आप ओवर टाइम वर्क करके हमारे साथ आ जाएं। एक ऑप्शन मैं सोच रहा हूँ कि बाहर से लेबर ले आऊँ, तो सर दोनों में कंपेयर कर लें, जो कि कम कॉस्टली है उस ऑप्शन की तरफ चले जाएंगे। सो यहाँ पे इन सिंपल टर्म्स रेलेवेंट कॉस्ट इज whatever incremental cost is borne to engage labor for the contract या project। बात समझ गया? लेकिन जो ये फिक्स्ड 48 और वर्क वीक की जो फिक्स पेमेंट थी वो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए रेलेवेंट नहीं है।
वो तो अलग है, वो तो पहले ही वो काम कर रहे हैं और वो फुली ऑक्यूपाइड है। रेलेवेंट क्या है, जो भी इंक्रीमेंटली मुझे बियर करना पड़ेगी लेबर कॉस्ट। जी थर्ड वेरिएंट, अगर लेबर कॉस्ट वेरिएबल है, ये वेरिएबल से क्या मुराद है, सर 1 घंटा काम, फॉर एग्जांपल लेबर रेट है 500, सर 1 घंटा काम करेंगे 500 ले जाएं, 2 घंटे काम करेंगे 1000 ले जाएं हमसे, 3 घंटे काम करेंगे 1500 ले जाएं। अगर कोई काम नहीं कर रहे मौज करें, कोई पेमेंट नहीं होगी। फिक्स्ड में तो ऐसा मॉडल नहीं है, वेरिएबल में ऐसे होगा, हर घंटे के एवज आपको पेमेंट मिल जाएगी। सो इफ़ द लेबर रेट इज़ व्हाट वेरिएबल एंड लेबर आवर्स आर अवेलेबल, ये भी जो वर्ड अवेलेबल है और यानी नॉट इन लिमिटेड सप्लाई, इसका मतलब है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लेबर अवेलेबल है, बाहर नहीं तांग झांग करनी, खबरदार ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहना है। सबसे पहली प्रेफरेंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है, बाहर तब तक नहीं जाना जब तक सवाल में नहीं गएगा। सो लेबर आवर्स अवेलेबल हैं, यानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लेबर इज़ नॉट इन लिमिटेड सप्लाई, अवेलेबल है। ये क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि अगर ऐसी सूरत में कोई प्रोजेक्ट आ जाता है और आपको लेबर की ज़रूरत पड़ती है, तो आप जब लेबर को इंगेज करोगे तो वो अवेलेबल है, वो ऐसा नहीं होगा कि कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। वो आएँ और आपका काम कर जाएंगे और वो इस काम करने से कुछ और चीज़ को फोरगो नहीं कर रहे होंगे। तो इस सूरत में क्या रेलेवेंट कॉस्ट होगी, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट, बिकॉज इन दिस केस लेबर वॉज अवेलेबल। आप, वो लेबर बेचारी थड़े पे बैठी हुई थी आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी जो फैक्ट्री फ्लोर के साइड पे थड़े पे कि यार हम तो अवेलेबल है, आए हमें बताएं, तो आप उनको इंगेज कर लें इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जितने घंटे वो काम करेंगे उनको आप पे कर दें। ये कोई ऐसी सिचुएशन थोड़ी है कि लेबर, हर बंदा अपना अपना काम कर रहा है, कुछ भी लेबर जो है वो अवेलेबल स्पेयर नहीं है। तो इस सूरत में रेलेवेंट कॉस्ट इज व्हाट, वेरिएबल कॉस्ट पर आवर of work done, because in this case nothing will be foregone, कोई opportunity cost नहीं होगी। Agreed? Last variant, labor cost variable है और labor hours are not available, यानी limited in supply है, ठीक है। इस सूरत में क्या सिचुएशन, इस सूरत में क्या होगा, रेलेवेंट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होगी, क्योंकि इस सूरत में अगर कोई प्रोजेक्ट आया और उसमें लेबर की ज़रूरत है, अब लेबर तो सारी की सारी इंगेज्ड है अपने रिस्पेक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। अब इस सूरत में आप क्या करोगे, अगर तो हम इसी सिचुएशन को एनालाइज करें तो मैं क्या करूँगा कि यार इस प्रोजेक्ट के लिए मैं एक लेबर को, एक सर्टन नंबर ऑफ लेबर फोर्स को डाइवर्ट करके अपने इस प्रोजेक्ट पर ले आता हूँ। तो उस सूरत में क्या होगा, जो अभी हमने कुछ देर पहले फार्मूला पढ़ा है, एक तो मुझे क्या करनी पड़ेगी सर जी, डायरेक्ट पेमेंट पर आवर बेसिस पे, उसके अलावा सर जी जो डाइवर्ट करके यहाँ पे ला रहा हूँ तो क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होगी, बिल्कुल होगी सर, फॉर डाइवर्टिंग हेयर, एंड दिस विल बी द रेलेवेंट कॉस्ट। अब अगेन इस सूरत में आप पे डिसीजन भी छोड़ सकता है। डिसीजन पता क्या छोड़ सकता है, इधर देखें, इसमें तो कोई आपको इतराज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लेबर आवर्स अवेलेबल नहीं है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो मुझे फिर डाइवर्ट ही करना पड़ा। इसमें 2 और ऑप्शंस दे के आपसे डिसीजन मेकिंग भी करवा सकता है। पता क्या कह सकता है, वो कह सकता है एक ऑप्शन ये है कि आप लेबर को डाइवर्ट करके इधर ले आएँ, तो जाहिर है ये रेलेवेंट कॉस्ट बन गई कि डायरेक्ट पेमेंट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कंट्रीब्यूशन फोरगॉन फ्रॉम दैट अदर प्रोडक्ट। एक ऑप्शन ये भी है कि आप उस लेबर को डाइवर्ट ना करो, उसको वहाँ पे काम करने दो और फिर उनसे ओवर टाइम वर्क करवा लो। तो फिर इस सूरत में क्या होगा, ऐसी लेबर को यहाँ इंगेज करने में क्या कुछ चीज़ फोरगो होगी, कुछ फोरगो नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे पता क्या होगा, ओवर टाइम वर्क करवाने के लिए उनको आपको एक्स्ट्रा पेमेंट पे करनी पड़ेगी, और वो क्या होगा, ओवर टाइम प्रीमियम। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट पेमेंट तुम्हारी होती है, मैं कहता हूँ चलो 1000 घंटे इस प्रोजेक्ट के लिए थे, और डायरेक्ट पेमेंट का रेट चलो इसी के हिसाब से देखते हैं 500 है, तो 5 लाख हो गया। और कंट्रीब्यूशन फोरगॉन में चलो मिसाल ले रहा हूँ सिर्फ कि वो 1 लाख है, ठीक है, तो ये टोटल मिला के आपकी बन जाती है 6 लाख की कॉस्ट। अच्छा, दूसरा वेरिएंट क्या है कि उनको यहाँ पे ले आएँ, लेकिन पहले जब वो अपना काम कर लें सच दैट कुछ सेक्रीफाइस या फोरगो ना हो, लेकिन जब ओवर टाइम वर्क करवाएंगे तो आपको ओवर टाइम प्रीमियम देना पड़ेगा। पता कितना प्रीमियम देना पड़ेगा, 1.5, यानी 50% का रेट आप उनको ओवर एंड अबव पे करोगे अपने नॉर्मल रेट से। तो फिर क्या होगा सर जी, अगर ओवर टाइम की सिचुएशन, ये आपको कहेगा सर जी दूसरी ऑप्शन ये है। सो अब आपने डिसीजन मेकिंग करनी है कि कौन सी ऑप्शन ज़्यादा फाइनेंशियली मेरे लिए वायबल है, सबसे कम कॉस्टली कौन सी है। अब मुझे बताएं इस सूरत में क्या होगा, डायरेक्ट पेमेंट तो होनी ही होनी है,
वो तो वैसे ही कैलकुलेट होगी। कितने घंटे इस प्रोजेक्ट के? 1000। रेट कितना है नॉर्मल? 500, 5 लाख। इसके अलावा 50% का ओवर टाइम प्रीमियम भी आपने पे करना है। यही 1000 घंटे 500 और कितना परसेंट प्रीमियम है इसी रेट का, इसी नॉर्मल रेट का 50%, यानी 250 इंटू दोज 1000 आवर्स, वैल्यू 2 लाख जी, 7,50,000। इस केस में ये टोटल रेलेवेंट कॉस्ट है। फिर वो कहता है सर एक तीसरी ऑप्शन भी है कि आप बाहर से क्यों नहीं लेबर पकड़ लाते? अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जरूर लीन होना है हमने, आप बाहर जाएं और कहीं और से लेबर ले आएं, तो वट एवर रेट दैट पर्टिकुलर कंपनी ऑफर्स टू यू पर आवर, आप उस रेट को भी एवेल्यूएट कर सकते हैं। लेट्स इमेजिन कि वो रेट है आपका, फॉर एग्जांपल वो कंपनी कहती है कि मैं आपको लेबर देती हूँ लेकिन वो 650 रुपये हम लेंगे आपको हर घंटे का, तो देख लेते हैं उस केस में पेमेंट क्या होगी। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 क्या है? आउटसोर्स। तो सर रेट अगर 650 है और 1000 घंटे हैं, सर ये बारे में है? नहीं, लेकिन पहले से कंपेयर करेंगे तो नहीं बारे में। 650,000, क्योंकि इसके केस में कुछ फोरगो थोड़ी होना है, ये तो बाहर से लेबर आ रही है, हमारा कुछ फोरगो नहीं हो रहा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मटेरियल परचेज हो रहा है, बिल्कुल उसी तरह की चीज़ है। तो अगर बाहर से ला रहे हैं और ये आउटसोर्सिंग की कॉस्ट है, आउटसोर्स्ड रेट है, तो सर ये अब आपसे फैसला भी करवा सकता है कि सर तीनों को कंपेयर कर लें। तो हम देखेंगे सर जी अगर तीनों को देखा जाए तो बेहतर ये है कि हम दूसरी जो हमारी कंपनी के अंदर लेबर दूसरे प्रोडक्ट बना रही है ना, उसको खींच के यहाँ ले आएँ, क्योंकि कंट्रीब्यूशन फोरगॉन से इतना लॉस, इतनी कॉस्ट नहीं है जितनी कॉस्ट हमें बाकियों में आ रही है, क्योंकि अल्टीमेट डिसीजन हमने किस बेस पे लेना है? कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। इसमें नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स भी देखेंगे। मे बी इस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन बड़ी क्रूशल हो फॉर द कंपटीशन पर्सपेक्टिव, तो हम इसकी कोई प्रोडक्शन फोरगो नहीं कर सकते, तो मार्केटिंग वाले आके खड़े हो जाएंगे, तो वो कहेंगे सर जी नॉन फाइनेंशियल बात है ना, क्यों नहीं है? ये तो हम अभी बात कर रहे हैं ना सिर्फ फाइनेंशियल ग्राउंड्स पे। तो सर ठीक है, फाइनेंशियल ग्राउंड्स पे हम ऐसी डिसीजन लेंगे क्योंकि इसकी कॉस्ट सबसे कम है। सो इट्स बेटर कि इफ़ यू डाइवर्ट योर वर्क फोर्स फ्रॉम द अदर प्रोडक्ट एंड डाइवर्ट इट हेयर एंड फोरगो द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द अदर प्रोडक्ट। बात समझ रहे हैं? लेबर आवर्स, लेबर आवर्स अवेलेबल का पता क्या मतलब है? कि ये जो एक दिन की ह्यूमनली कैपेसिटी होती है वो 8 आवर्स होती है, उससे बियॉन्ड वो वाले आवर्स अवेलेबल नहीं है। कि जो इंसानी सतह पे करने वाले जो घंटे हैं ना, जो हमारी डिक्शनरी में होते ही नहीं है। असी तो सवेरे 9 बजे जाइए तो 9 बजे आ रहे होंगे, 9:30 नॉर्मल होता है। लेकिन ये फिर अब ये कंट्री टू कंट्री होता है। कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं बादशाह जहाँ पे 5 घंटों का वर्क डे होता है, पता है कुछ कंट्रीज ऐसी। बहरहाल है वो तो रिड्यूस किए हैं ना शायद, लेकिन कुछ में काफ़ी अरसे से ही इतना ही वर्किंग डे होता है, यानी कि 5 और 6 और नॉट मोर देन दैट। वल्लाह आलम उसकी केस स्टडी किया है। तो ये जो है ना लिमिटेड इन सप्लाई या नॉट अवेलेबल, इसका मतलब है कि जो 8 आवर्स का जो ब्रैकेट है ना, जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो अवेलेबल नहीं है। फिर ओवर एंड अबव फिर आप जाएंगे, फिर अब वो 9 घंटे काम करेगा, 1 घंटा ओवर टाइम हो गया, 10 घंटे काम करेगा, 2 घंटे ओवर टाइम हो गया, ये मतलब है। लें जी, ये भी कुछ एडिशनल रिसोर्सेज यूज़ हो सकते हैं आपके गिवन प्रोजेक्ट के लिए, एंड दीज आर वेरी मच रेलेवेंट एज फार एज लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग इज़ कंसर्न, क्योंकि जो भी आपका बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होता है इसमें ये कैपिटल नेचर की आइटम्स को इंगेज किया जाता है। इट मेक्स सेंस कि जब भी कोई लॉन्ग टर्म नेचर का प्रोजेक्ट है तो उसके लिए प्लांट एंड मशीनरी लेनी पड़ेगी, उसके लिए मे बी मुझे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर भी खड़ा करना पड़े। अभी हम मिसालें देखेंगे, अभी हम तो उस चैप्टर पे आए नहीं। हाँ, लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, जो कि हमारा अगला पहला चैप्टर है। सो हमें कैपिटल एसेट की ज़रूरत पड़ सकती है। सो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि एक प्रोजेक्ट जो कि 6, 7, 8 या 9 साल का है उसके लिए मैं कोई प्लांट, फॉर एग्जांपल चलो मैं अगर पिज़्ज़ा आउटलेट खोलना चाहता हूँ तो मुझे उसके लिए वो जो अंदर प्लांट लगता है जिसमें आप सारी डो शो बना के ट्रे बना के अंदर डाल दें, दैट्स एन प्लांट दैट्स यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पिज़्ज़ा।
दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट। इसी तरह से आप फॉर एग्जांपल अगर टॉय मैन्युफैक्चरिंग का एक प्लांट लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो पूरा सेटअप है प्लांट एंड मशीनरी का, दैट विल बी रिक्वायर्ड। तो अगर आपने एक प्रोजेक्ट के लिए स्पेसिफिकली एक कैपिटल एसेट यानी एक ऐसा एसेट जिसमें एबिलिटी है कि 1 साल से ज़्यादा आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड करे, वो आपने ख़रीदा है, तो रेलेवेंट कॉस्ट, रेलेवेंट बेनिफिट्स उसके क्या होंगे? सिंपल, हमने जो रेलेवेंट कॉस्टिंग में पढ़ा हुआ है फ्यूचरिस्टिक इन नेचर और कैश फ्लोज पे डील करना है। तो सर शुरू में स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट में क्या होगा? कैश आउट फ्लो। और एंड ऑफ प्रोजेक्ट में डिस्पोजल वैल्यू। इट इज़ एज्यूम्ड कि ये प्लांट स्पेसिफिकली इसी प्रोजेक्ट के लिए ख़रीदा गया था और जब हम प्रोजेक्ट वाइंड अप करेंगे तो जाहिर है ऐसा ही होता है, हर बिजनेसमैन इसी तरह से नॉर्मल अजम्पशन पे यही करता है कि जो भी अंदर माल लगा होता है उसको डिस्पोज ऑफ कर देता है। जब एक बिजनेस क्लोज करना होता है तो हम भी डिस्पोज ऑफ ही करते हैं, इट्स अ नॉर्मल अजम्पशन। सो कैश पे सर बात होगी, शुरू में ख़रीदेंगे तो आउटफ्लो ट्रीट कर लेंगे एट द स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट, 6 या 7 साल के एंड बाद डिस्पोजल वैल्यू ले लेंगे। सो ये सारा फोरकास्ट बेस्ड ही होता है। आज की डेट पे 7 साल बाद की डिस्पोजल वैल्यू इट इज़ एस्टिमेटेड एंड दैट इज़ ट्रीटेड, इट्स वेरी मच सिंपल। जी सर, एग्जिस्टिंग कैपिटल एसेट। एक कैपिटल एसेट इत्तेफाक से मुझे कोई प्रोजेक्ट शुरू करना है, उसमें कोई कैपिटल एसेट्स फॉर एग्जांपल फर्नीचर वगैरह मेरे पास पहले से ही पड़ा हुआ था, दैट्स अ कैपिटल एसेट। तो मैं इसको इंगेज करने लगा हूँ अपने प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। या कोई और मशीनरी है, कोई ऐसी मशीनरी है जो कि मेरे पास इत्तेफाक से पहले ही पड़ी हुई थी, तो फिर अगर ऐसी मशीनरी या ऐसे एसेट को मैं इस्तेमाल करता हूँ अपने इस प्रोजेक्ट के लिए तो उसकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या ली जाएगी? क्या जो परचेज कॉस्ट है वो लूँगा? वो तो संक कॉस्ट है, दैट इज संक कॉस्ट। परचेज या हिस्टोरिकल कॉस्ट नहीं लेनी। अगेन यहाँ पे अब आपको क्या बात करनी पड़ेगी? ये तो मशीनरी है और ये फारग पड़ी हुई थी, ये मशीनरी इस्तेमाल नहीं हो रही थी। अब अगेन इसकी नोयत पता किस तरह की है? बिल्कुल ऐसे मटेरियल की तरह जो कि आपके पास स्टॉक में है और परसिस्टेंट यूज़ में नहीं है। अब हो सकता है उस मटेरियल का कोई ऑल्टरनेटिव यूज़ हो या डिस्पोज ऑफ ही हो सकती है। तो इसका एनालिसिस भी बिल्कुल उसी तरह से है कि इसकी भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही देखी जाएगी। यानी हम ये देख लेंगे कि इसका सर जी कोई ऑल्टरनेटिव यूज़ है, या नो ऑल्टरनेटिव यूज़। अगर तो कोई ऑल्टरनेटिव यूज़ है तो फिर सर जी हायर ऑफ, बिल्कुल वही ट्रीटमेंट। हायर ऑफ व्हाट? डिस्पोजल वैल्यू। हाँ, डिस्पोजल वैल्यू यहाँ पे नेट डिस्पोजल वैल्यू ली जाएगी। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स, या बेनिफिट फोरगॉन फ्रॉम ऑल्टरनेटिव यूज। मैंने यहाँ पे वो नहीं लिखा कि कंट्रीब्यूशन फोरगॉन। हो सकता है इस मशीन को मैं ऑल्टरनेटिवली क्या करूं, अगर इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल नहीं करता तो हो सकता है मैं किसी और प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करके इससे प्रोडक्ट्स बेच के कंट्रीब्यूशन कमा लूं, तो फिर कंट्रीब्यूशन फोरगॉन विल बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ज़रूरी नहीं है कि इससे यही काम लिया जाए सर। ये भी तो हो सकता है कि मुझे वो ये कह दे कि यार ये मशीन अगर यहाँ इस्तेमाल नहीं होती तो मैं इसको रेंट आउट कर सकता हूँ, तो रेंटल इनकम भी तो फोरगॉन हो सकती है। सो इट कैन बी एनीथिंग, इसलिए मैंने यही वर्ड यूज़ किया है, बेनिफिट फोरगॉन फ्रॉम वट एवर ऑल्टरनेटिव यूज़ इज़, क्योंकि इसका इस्तेमाल, इसका मसरफ कुछ भी हो सकता है। सो दोनों में से सर जी जो हायर है वही सेकंड बेस्ट बेनिफिट फोरगॉन होगा और वही क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और दूसरी तरफ अगर है ही कोई इस्तेमाल नहीं, वेली पड़ी हुई थी, तो सर एक चीज़ मैंने फोरगो की है और वो क्या है? नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स मैं फोरगो करूंगा। ये मैंने ना यहाँ पे नेट का वर्ड स्पेशली यूज़ किया है। ये स्पेशली पता क्यों यूज़ किया है?
अभी मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी या डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द ईयर्स छोड़ के आपसे एक डिस्कशन करता हूँ। इधर देखें, डिस्पोजल वैल्यू। इमेजिन करें स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट पे, प्रोजेक्ट के शुरू में जब मैंने इस मशीनरी को अपने इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया तो मैंने क्या चीज़ फोरगो की, इसकी डिस्पोजल वैल्यू। कि अभी फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम कि disposal proceeds foregone at start of project। तो प्रोजेक्ट के शुरू में मैंने इस मशीन को अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करने की वजह से मैंने एक डिस्पोजल प्रोसीड्स इसकी फोरगो कर दी, और वो क्या थी, फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम कि ये 1 लाख रुपए का बिक सकता था लेकिन मैंने इसको फोरगो कर दिया। सो इट विल बी ट्रीटेड एज व्हाट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दिस मशीन। जब ये प्रोजेक्ट ख़त्म होगा तो इस प्रोजेक्ट की एंड पे मुझे कुछ प्रोसीड रिकवर भी तो हो जाएंगी ना, क्या ख्याल है? क्योंकि फिक्स्ड एसेट में ये होता है कि ये डेप्रिशिएट होता है, फिर बाय द एंड ये वापस रिलीज भी हो जाता है उस प्रोजेक्ट से, और फिर ये बिक भी सकता है, डिस्पोज ऑफ भी हो सकता है। सो व्हाट इज द डिस्पोजल प्रोसीड्स दैट कैन बी रियलाइज्ड एट द एंड? डिस्पोजल प्रोसीड्स रियलाइजेबल एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट। फॉर एग्जाम्पल उसके बाद ये 20,000 का बिक सकता है। तो मुझे बताएं इस मशीन को इस प्रोजेक्ट में इंगेज करने की वजह से नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स कितनी फोरगो हुई हैं? 80,000 की। 80,000 की बनती है ना। लेकिन ये मैंने ये वर्किंग की है ये एज्यूम करते हुए कि ये सारा काम 1 साल के अंदर ही हुआ है। ये चीज़ ज़हन में रखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं होगा। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में ये फ़र्क होगा कि जब प्रोजेक्ट में इंगेज करेंगे तो टाइम लाइन के ऊपर यहाँ पे आपका T0 पे, यानी कि बिल्कुल अभी एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट देयर विल बी एन आउटफ्लो। और आउटफ्लो किस सूरत में? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और क्या? डिस्पोजल प्रोसीड्स फोरगॉन ऑफ 1 लाख। ये क्या ट्रीट किया जाएगा कि ये आउटफ्लो है, इट इज़ एन आउटफ्लो। और फिर जब 7 साल गुजर जाएंगे तो टाइम लाइन में 7वें साल पे जाके क्या रिफ्लेक्ट हो रहा होगा? डिस्पोजल प्रोसीड्स रियलाइज्ड। और वो कितनी रियलाइज होंगी? 20,000। सिर्फ ये फ़र्क है। लेकिन ये मैंने एक्सप्लेन किया है आपको सिर्फ इस चीज़ को 1 साल में रखते हुए, ताकि आपको नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स की समझ आए। देखो जो मटेरियल होता है, मटेरियल की तो ये मसला है ना कि मटेरियल अगर मैंने लगा लिया अपने कॉन्ट्रैक्ट में, उसके बाद एंड पे उसने रियलाइज थोड़ी होना है, वो तो इस्तेमाल हो गया, फिनिश गुड्स बन के बिक गया। तो वहाँ पे तो स्ट्रेट अवे क्या होता है कि जो उसकी डिस्पोजल प्रोसीड्स है बस वो सारी फोरगॉन। लेकिन जो मशीन है, मशीन कंज्यूम थोड़ी होती है, मटेरियल तो कंज्यूम हो जाता है, मशीन कंज्यूम नहीं होती, मशीन इस्तेमाल होती है प्रोजेक्ट के अंदर। और जब प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाए या कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो जाए, वो मशीन रिलीज़ होकर दोबारा बिक सकती है। तो फिर हम इस तरह एनालाइज करते हैं कि भाई जब मैंने शुरू में इसको इस्तेमाल किया तब डिस्पोजल प्रोसीड्स कितनी फोरगो हुई, और जब इस प्रोजेक्ट से ये रिलीज़ हुआ तो तब डिस्पोजल प्रोसीड्स कितनी आ सकती हैं। तो पता चला कि नेट में मैंने जो डिस्पोजल प्रोसीड्स फोरगो किए हैं इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करने की वजह से, वो कितनी की हैं? 80,000। बस अब फ़र्क ये होगा कि यही 2 आइटम्स जब लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में प्लेस होंगी तो बस प्लेसमेंट का फ़र्क होगा। ये आउटफ्लो है एंड दिस इज़ इनफ्लो। आउटफ्लो आपकी टाइम लाइन में अभी टुडे आउटफ्लो शो हो जाएगा, और एट द एंड ऑफ 7 years देयर विल बी एन इनफ्लो। यानी कि अगर मैं टाइम लाइन बनाऊँ प्रोजेक्ट की 1, 2, 3, 4, 5, 6 or 7, here there will be an inflow of 20,000 associated with this project, and here with this machine, and here there will be an outflow of 1 lakh. ये आउटफ्लो का अमूमन नेगेटिव में शो करवाया जाता है। और अब अगर मैं समेटूं, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक नए कैपिटल एसेट, उसमें भी तो ऐसा ही होगा। शुरू में जब एक बड़ा कैपिटल एसेट खरीदेंगे तो सर यहाँ पे आउटफ्लो होगा उसका कैपिटल कॉस्ट, और एंड पे जब बिक जाएगा तो उसकी डिस्पोजल वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी सर? यहाँ पे। लेकिन ये जो यूज्ड एसेट है इसकी आपने परचेज कॉस्ट लेनी है? नहीं, परचेज कॉस्ट नहीं लेनी। मैंने जब इसको एंगेज किया है अपने प्रोजेक्ट में तो मैंने इसकी कौन सी कॉस्ट ली है? डिस्पोजल प्रोसीड्स। दूसरे लफ्ज़ों में कह सकता हूँ कि मार्केट वैल्यू ली है ना। एक यूनिवर्सल रूल अब सुन लें, कोई भी चीज़ जिसके ऊपर आपकी संक कॉस्ट लगी हुई है, जब आप उस चीज़ को अपने प्रोजेक्ट में इंगेज करोगे, द रेलेवेंट कॉस्ट इज इट्स मार्केट वैल्यू। क्योंकि इसको यहाँ पे इस्तेमाल करके तुम क्या फोरगो कर रहे हो?
इसकी डिस्पोजल प्रोसीड्स, इसकी मार्केट वैल्यू, और जब इस प्रोजेक्ट से ये एसेट रिलीज होगा तो जो मार्केट वैल्यू उस वक्त रिकवरेबल होगी दैट विल बी एन इनफ्लो। ये एक यूनिवर्सल रूल है। इसी रूल को आप लैंड पे लगाते हैं। मेरे पास एक एग्जिस्टिंग लैंड पड़ी हुई थी, एज्यूम करें जी रायवन रोड पे मेरी को लैंड थी, अल्लाह करे, ठीक है ठीक है ना जी। अब मेरा एक प्रोजेक्ट है, मैं उस प्रोजेक्ट को 7 या 8 साल के लिए अपने उस लैंड पे करना चाहता हूँ। तो उस एग्जिस्टिंग लैंड को मैंने इस प्रोजेक्ट में इंगेज किया। तो मुझे बताओ जब मैंने इसको शुरू में इंगेज किया उसकी क्या कॉस्ट लूँगा मैं? जो मैंने आज से 13 साल पहले ख़रीदी थी वो परचेज कॉस्ट नहीं, क्या करूँगा? मार्केट वैल्यू। सर जी अभी जो मैं सेक्रीफाइस करूंगा, भाई अगर इस लैंड को यहाँ इस्तेमाल ना करता तो मैं बेच रहा होता, अगर और उसका कोई इस्तेमाल नहीं है मुझे पता, तो फिर यही है ना मार्केट वैल्यू। और देखें खुद सोचें, यहाँ पे थोड़ा रिवर्स हो जाएगा काम। रिवर्स होगा कि नहीं? एग्जिस्टिंग लैंड की रेलेवेंट कॉस्ट, प्रोजेक्ट 7 साल का है, शुरू में देयर विल बी एन आउटफ्लो ही इसको कहेंगे, लेकिन किस मद में कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इमेजिन कि द मार्केट वैल्यू ऑफ द लैंड इज फॉर इंस्टेंस 30 लाख। जस्ट इमेजिन 7 साल बाद जब मैंने प्रोजेक्ट ख़त्म किया और ये लैंड रिलीज़ हुई, उस वक्त डिस्पोजल प्रोसीड्स ज़्यादा होंगी, क्योंकि लैंड कभी डेप्रिशिएट होती है, ये तो अप्रिशिएट होती है। सो ये एक ऐसी वाहिद रिसोर्स है कि जो जब रिलीज़ होता है एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट तो ये हायर वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है। तो एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट डिस्पोजल प्रोसीड्स ही होंगी, मार्केट वैल्यू ही, और वो कितनी होगी? फॉर एग्जाम्पल उस वक्त लैंड 4.5 मिलियन यानी 45 लाख की हुई हुई। दिस विल बी इनफ्लो, this will be outflow. So yes, land is the only asset कि जब उसको engage किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो उस वक्त मार्केट वैल्यू कम होती है, जब रिलीज़ होता है तो तब ज़्यादा होती है। इसके अलावा जितने भी एसेट्स हैं चूँकि वो डेप्रिशिएट होते हैं तो वक्त गुजरने के साथ साथ वो डिस्पोजल प्रोसीड्स कम रिटर्न करते हैं। और लैंड कभी शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने का 6 महीने कॉन्ट्रैक्ट के लिए लैंड एंगेज की जाती है कभी पूरी की पूरी? हमेशा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए ही लैंड को एंगेज किया जाता है। इसलिए इसको बतौर रिसोर्स कभी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कंसिडर नहीं किया जाता। हम सवाल देखेंगे उसमें वो कहेगा कि इस प्रोजेक्ट के लिए लैंड इस्तेमाल की जा रही है। अच्छा अगर नई लैंड खरीदी है, लेट्स इन केस कोई होता है प्रोजेक्ट, बिल्कुल ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनकी फाइनेंशियल अप्रेजल नहीं होता होगा, उनकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी बिल्कुल बनती है, लैंड खरीदी जाती है, तो सर क्या होना चाहिए? वो उसको किस कैटेगरी में फॉल करना चाहिए? ऐसी लैंड जो खरीदी इसके लिए गई है, तो सर शुरू में जितनी कॉस्ट की लैंड खरीदी है वो, और एंड पे जो मार्केट वैल्यू यानी डिस्पोजल प्रोसीड्स कितनी बनती हैं, वट एवर इज द मार्केट वैल्यू एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर हमारे लिए लेट्स से एग्जिस्टिंग कैपिटल एसेट्स में है या कोई भी एसेट मैं मशीनरी ले रहा हूँ, मैं स्पेसिफिकली इस प्रोजेक्ट के लिए बाय की और टेन्योर के एंड में बजाय कि मैं उसको डिस्पोज ऑफ करूँ, मैं एक्सचेंज कर लेता हूँ दूसरे एसेट के साथ, जो एसेट मुझे एक्सचेंज मिला हुआ है मैं उसकी मार्केट वैल्यू दूंगा उसमें। एग्जैक्टली अच्छा फॉर ये अब मैं जितने तुम्हें पुराने सवाल बताऊँ ना उसमें यही सिचुएशन होती है। मैं अभी वैसे अगला पॉइंट ये डिस्कस करने ही लगा था कि इट इज़ द नॉर्मल अजम्पशन कि एट द एंड मैं इसको डिस्पोज ऑफ करने लगूँ। इसके बजाय वो कुछ और भी कह सकता है, ही हैज़ द फुल राइट फॉर दैट, लेकिन उसने कभी नहीं कहा। और वो ये कह सकता है एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इस मशीन को उठा के अपने किसी और प्रोजेक्ट में लगाऊँ जिसके लिए मुझे अदरवाइज़ कोई और मशीन लेनी पड़ रही है। तो फिर मुझे यहाँ पे क्या लेना चाहिए? खुद सोचें, कॉस्ट सेविंग, एंड दैट इज़ द बेनिफिट। क्या मैं इस प्रोजेक्ट के एंड पे इस एसेट को डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहा, इस एसेट को किसी और प्रोजेक्ट में प्लेस कर रहा हूँ जिसमें अदरवाइज मुझे फिर उसके लिए मशीन लेनी पड़ेगी। सो मैं एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट आई एम सेविंग अ कॉस्ट, दैट इज़ ऑल्सो अ बेनिफिट। डिस्पोजल मैं फिर बता देता हूँ, मैं कहता हूँ एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट डिस्पोजल प्रोसीड्स उसने दी ही नहीं है। उसने कहा है एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट आई एम गोइंग टू प्लेस दिस मशीन इन रिप्लेसमेंट ऑफ एन अदर मशीन जिसको अदरवाइज मुझे आज एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट ख़रीदना पड़ना था एट अ कैपिटल कॉस्ट ऑफ रुपीज़ से 9 लाख, वो एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट के तौर पे आ गई है। तो क्या मैंने एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट कोई कॉस्ट सेविंग नहीं की अपने लिए? यस, एंड कॉस्ट सेविंग अभी कुछ देर पहले बात हुई है, दैट इज़ द बेनिफिट फोरगॉन, सॉरी कॉस्ट सेविंग इज़ द बेनिफिट, ठीक है। सो बेनिफिट हमेशा वो इनफ्लो के तौर पे रिफ्लेक्ट होता है। तो एंड पे क्या रिप्रेजेंट होगा? 9 लाख का इनफ्लो इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट सेविंग, और वो भी चीज़ वही बन जाती है जैसे डिस्पोजल प्रोसीड्स नहीं होगी लेकिन वो कॉस्ट सेविंग हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? और कोई सवाल? रेलेवेंट कॉस्टिंग हमारी वाइंड अप हो गई है, दैट वाज इट।
ठीक है जी। और मोर देन सफिशेंट हमारी रिवीजन रेलेवेंट कॉस्टिंग की हो चुकी है एंड वी आर हैविंग वेरी गुड सॉलिड ग्राउंड्स। आई एक्सपेक्ट टू स्टार्ट ओवर ऑफिशियली फर्स्ट चैप्टर, जो कि हमारी किताब का चैप्टर नंबर 2 है, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल।